मेरे दिल में आज कैसे तू कब है तुम्हें बता दूं। मेरे दिल में आज कैसे तू कब है तुम्हें बता दूं। तेरी जुल्फ फेर संवारूं, तेरी मांग फेर सजा दूं। मेरे दिल में आज कैसे तू कब है तुम्हें बता दूं। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। सुरेंद्र आनंद जी एक बहुमुखी कलाकार जिनकी आवाजें मिमिक्री में जीवंत हो उठती हैं, कलम से लेखन और चित्रकला में रंग भरती है तथा गीतों से दिलों को छू लेती है। आज उनके जीवन, संघर्ष और रचनात्मक यात्रा पर खास बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम का। नमस्कार सर, स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार ज्योति जी। सुरेंद्र जी, जैसे कि हमने अपने इंट्रो में ही बताया कि आज हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ली अपनी? मेरा जन्म हरियाणा में हुआ और मेरे पिताजी एक हरियाणा के कौन से जिले में? हरियाणा आजकल झज्जर जिला है, पहले रोहतक में होता था। तो वहां के बनियानी गांव में मेरा जन्म हुआ है। अच्छा। और जहाँ पर मुख्यमंत्री खट्टर जी का गांव भी है वही। अच्छा। तो मेरे मामा के गांव में मेरा जन्म हुआ था। अच्छा, आपके मामा के गांव में आप हुए थे। और वो हाँ। अच्छा, तो आपने अपनी जो क्वालिफिकेशन है, अपनी जो शिक्षा है, वो वहीं से प्राप्त की या कहीं और गए आप? मेरे पिताजी चूंकि फौजी थे, वो चाहते थे कि बच्चों को दिल्ली ले जाया जाए वो, ताकि वो अच्छे माहौल में पढ़ सकें। तो हमारे पिताजी दिल्ली ले आए थे और नांगलोई एक जगह है दिल्ली में, वहाँ जब मैं 5 साल का था, फर्स्ट स्टैंडर्ड में मैंने एडमिशन लिया। और मेरे दो भाई और हैं, तो हम तीनों का वहाँ पे शुरुआत हुई। अच्छा, वहां से आप लोगों ने शिक्षा लेनी शुरू की। उसके बाद की पढ़ाई के लिए आपने क्या किया? उसके बाद पिताजी ने हॉस्टल में भेजा हम तीनों भाइयों को। तो मेरा पढ़ने में कुछ रुचि नहीं थी, तो मैं वहां से बीच में भाग आया था। हॉस्टल छोड़ के भाग आए थे? हॉस्टल छोड़ के 1 साल में पढ़ा और बाद में वहां पे मेरे बस का नहीं था, क्योंकि मुझे होमवर्क करने से बड़ी कोफ्त होती थी। लिखना पसंद नहीं था? हाँ, लिखना चाहे मेरी पिटाई कर दो, मेरे को लिखना ये मतलब बहुत पता नहीं क्यों मुझे एकदम से मतलब मुझे लिखने में बहुत ही मतलब समस्या थी मेरे को।
अच्छा ये बताइए कि आप कह रहे हैं आपको लिखने का मन नहीं करता था, तो फिर पेपर में मतलब एग्ज़ाम कैसे देते थे? एग्ज़ाम के समय में तो लिखना ही पड़ेगा। हाँ, एग्ज़ाम में भी दिक्कत आती थी, मतलब पढ़ने में रुचि नहीं थी और किसी तरह एग्ज़ाम देते थे। जब 1-2 महीना रह जाता था एग्ज़ाम का, तो जुट जाते थे। तैयारी तैयारी करने करते थे में आप। तो पासिंग मार्क्स ले लेते थे। कुछ ऐसा टॉपर आने का कोई एम नहीं था, मतलब किसी तरह ये पीछा छूटे पढ़ाई से। और डर भी था, पिताजी फौजी थे, मारते भी थे कि भाई पढ़ाई करो, तो एक डर भी रहता था। तो कि डर के साथ पढ़ाई करनी पड़ती थी। हाँ, डर के अच्छा मारे पढ़ाई आप करते। मतलब बचपन में आपका कौन-सा ऐसा शौक था जो अभी तो हम बहुत से चीज़ें, बहुत से टैलेंट देख रहे हैं आपके अंदर। लेकिन हुँ। उस समय वो कौन-सा टैलेंट था जो आपको सबसे पहले समझ में आया कि आपके अंदर ये टैलेंट है? टैलेंट मतलब मुझे ड्राइंग मेरी ठीक थी, क्लास में बोलते थे। जैसे गली में भी बच्चे कुछ ड्राइंग बनवाने आ गए, हमसे भी जो छोटे थे और छोटे थे, तो वो हमसे ड्राइंग बनवाने आते थे। तो हाँ, ड्राइंग का शौक था और थोड़ी ड्राइंग बनाते थे, बाकी और तो कोई टैलेंट नहीं था। बस ड्राइंग बनाया करते थे। हाँ, बस तो ड्राइंग मतलब का ही। क्या वो जो जैसे कि हम स्कूल में देखते हैं कि वो सीनरी बनाने के लिए दे दिया कि एक पहाड़ है, झरना है एंड हाँ, हाँ। पेड़-पौधे और इस टाइप का? वही बस वो पेड़, झरने, पहाड़, नदी, ये सब चिड़िया, ये सब बनाना, झोपड़ी बनाना एक अलग-अलग तरह की। हुँ। तो बस इतना ही था, मतलब ड्राइंग अच्छी थी। वो अपने आप में आर्टिस्ट बनने जैसा तो कुछ नहीं था, पर हाँ शौक था मार्क्स ड्राइंग। अच्छे मिल जाते हाथ थे साफ ड्राइंग था, में। ड्राइंग में हाथ साफ बोलते हैं ना जैसे। अच्छा लिखने का शौक नहीं था, लेकिन ड्राइंग के लिए तो कलम भी उठाना है, पेन भी उठाना है, कलर भी उठाना है, तब तो आपको करना ही है, कलम हाँ, हाथ तो उसमें मज़ा चलाना ही आता है। था क्योंकि उसका रिज़ल्ट ना जैसे ही आप बना के हटते हैं, तारीफ़ होती है, "अरे वाह! बहुत बढ़िया बनाया।" तो ये इंस्टेंट जो एक मतलब सैटिस्फैक्शन। हाँ, सैटिस्फैक्शन मिलता है, उसका कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए एक आर्ट में इंटरेस्ट इसलिए भी शायद मेरा था। अच्छा। अच्छा उसके बाद फिर आपने जैसे कि हमने देखा है आपने फाइन आर्ट भी किया है। तो वो वहाँ उस तक पहुँचने की जो जर्नी थी वो कैसे तय करी आपने कि आपको फाइन आर्ट करना है अब? हाँ, तो अच्छा ड्राइंग जैसे हमारी 8th स्टैंडर्ड के बाद ड्राइंग का हमारा काम खत्म हो गया था लगभग। हुँ। फिर भी 10th में जैसे प्रैक्टिकल बनाते हैं, साइंस के प्रैक्टिकल बनाने के लिए फाइल बनानी है। फिर कुछ दोस्तों ने भी कहा यार मेरी फाइल बना देना। और कोई अलग-अलग जैसे गली में और छोटे बच्चे आ जाते थे कि भाई हम मेरी तो ड्राइंग अच्छी नहीं है, भैया आप बना दो। वो पोस्टर मैडम ने बनवाया है तो वो बना के देना है, तो वो ले आते थे चार्ट वगैरह और कलर्स वगैरह, तो हुँ। उनको बना के दे दिए। थोड़ा बहुत थोड़ा फ्लो बना रहा। पर ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा आगे जाने का तो कोई इरादा नहीं था, बस जो मैं कर सकता था उन लोगों से तारीफ़ थोड़ी मिल जाती थी तो कर लेते थे। हुँ। पर सडनली मुझे लगा कि ये मैं पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश कर रहा था किसी का सामने बिठा के, तो मैंने देखा कि उसमें ठीक नहीं बन रहा है। दरअसल बात ये है कि योर ऑब्जर्वेशन इज़ योर इन्वेस्टमेंट। आर्ट के अंदर जितना आप ऑब्जर्व करते हैं ठीक से, वही आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो ऑब्जर्व करना पड़ता है, देखो उसे ध्यान से देखो, तो चीज़ें समझ में आती हैं, तो उसमें फिर मुश्किलें आसान होती चली जाती हैं। तो पोर्ट्रेट में उसको उस पोर्ट्रेट की नज़र से उस चीज़ को देखना होता है। पोर्ट्रेट बनाने की जो कैसे हमारी पेंसिल ड्रॉ करेगी, यहाँ से कितना डिस्टेंस है, ये सारा पूरा जो फीचर्स को देखना, कैसे हाव-भाव हैं, हेयर स्टाइल कैसा है, दाढ़ी कैसी है, तो वो सारा उसको ध्यान से देख कर के फिर मैंने प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो धीरे-धीरे फ्लो बनता गया और मैंने काफ़ी पोर्ट्रेट्स बनाए हुँ। 17 की एज तक आते-आते। तो मैंने काफ़ी पोर्ट्रेट बनाए लोगों के, तो काफ़ी तारीफ़ मिली, तो बड़ा अच्छा लगता था। अच्छा पहली बार किसका पोर्ट्रेट बनाया आपने? पहली बार पोर्ट्रेट मुझे ठीक से याद नहीं, पर बस किसी ने बनवाया कि भाई ये पोर्ट्रेट तुम्हारी ड्राइंग अच्छी है, पोर्ट्रेट बना दो। तो मैंने किसी का बना के दिया था, मुझे ध्यान नहीं ये एग्ज़ैक्टली ध्यान नहीं कि तो धीरे-धीरे फिर क्वालिटी इम्प्रूव होती गई और थोड़ा और अच्छे से बनता गया। बस हुँ। बीच में जो छूटता भी रहा, बस ये ड्राइंग अच्छी है तो कोई आ गया तो फिर अचानक करना पड़ा तो उतना हाथ नहीं चलता, फिर भी कुछ कर लेते थे। तो ये बताइए कि क्योंकि आपके पिता आर्मी से थे और उनकी ये रही होगी कि भैया बच्चे मेरे डिसिप्लिन में रहें, अच्छा एजुकेशन लें, लेकिन आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता था।
तो आपने क्या सोचा था कि आप अपने करियर को किस तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि समाज में भी तो आपको अपना एक रुतबा दिखाना होगा कि हाँ आप ऐसे पिता के बेटे हैं, तो आपको एक अच्छी जॉब की जरूरत है, एक अच्छे रेपुटेशन की जरूरत है, एक पद की जरूरत है, तो उसके लिए फिर आपने क्या सोचा, क्या करना चाहिए? तो इसमें मेरे फादर कहते थे कि आर्मी में चले जाओ। हम तीनों भाई फिजिकली फिट थे, तो पिताजी ये चाहते थे कि इनमें से एक दो जने आर्मी में जाएं और देश सेवा में लगें, या पुलिस में हो जाएं, दिल्ली पुलिस में हो जाएं। तो मेरा मेरे को ये जो मार धाड़ ये सब पसंद नहीं था, गोली चलाना या किसी पे लाठी भांजना, पुलिस पुलिस के तौर पे किसी को पीटना, ये सब मेरे पता नहीं, मेरा मेरा दिल ऐसा गवाही नहीं देता था। हम्म। कहीं ना कहीं कहीं अन्याय ना हो जाए मुझसे, मैं ऐसा नहीं चाहता था, ऐसा लगता था। अच्छा। और जैसा कि मैं देव साहब की फिल्म है प्रेम पुजारी, उसमें देवानंद बॉर्डर पे चले जाते हैं और उनका वो सामने वाले दुश्मन पे गोली नहीं चला पाते, उनको दया आ जाती है और वो कोई बीच में शायद बिल्ली आ जाती है, कोई बीच में, दोनों तरफ फाइट हो रही होती है, तो एक अलग ही उसमें वो सीन मुझे, मैं फिल्म में देखा तो मैंने देखा, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था कि कोई जीव ना मर जाए मेरी गोली से, मैं गोली चलाऊं फौजी बन के। और फिर उसका उनका कोर्ट मार्शल हो जाता है देवानंद का, और वो मतलब, तो ऐसी सिचुएशन उस फिल्म को देखता था, तो वो वही एज थी कि मेरा भी आर्मी में भर्ती होने का समय था। तो मैंने कहा शायद मैं भी देवानंद साहब की तरह ही सोचता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। तो पिताजी ने बहुत बार कहा कि चले जाओ भाई, नौकरी गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी, आर्मी में चले जाओगे तो अच्छा रहेगा, तो मैं फिर भी नहीं गया। अच्छा, आप लोग 3 भाई हैं, तीनों में से कोई आर्मी में नहीं गया, हाँ जी। तो कोई पिता से एक्सपायर नहीं हो पाया, इंस्पायर? हाँ, इंस्पायर इंस्पायर तो है, मतलब हमारे अंदर जैसे गुस्सा है, हमारे पिताजी फौजी हैं, गलत बात बर्दाश्त नहीं करते, कुछ चीजें हैं पिताजी की जैसे हमारे अंदर हैं। और बस वो हम अच्छा ही करते हैं, अच्छी सोच है हमारी, हमारे संस्कार हैं हमारे को जो मिले हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते, किसी के लिए किसी जलते नहीं, किसी का नुकसान नहीं करते, हमारे मतलब हम अपने अच्छे कामों को करते हैं समाज में ताकि अच्छा मैसेज जाए। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आपने किसी तरीके से खींच-तान के 12th तो अपनी कंप्लीट कर ली। उसके बाद फिर आगे क्या सोचा कि क्या करना चाहिए ग्रेजुएशन के लिए? हाँ, तो 12th मैंने की, उसमें पासिंग मार्क्स आए, और दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में मेरा एडमिशन नहीं हो सकता था, मेरे मार्क्स कम थे। तो फिर मैंने एक राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट है, जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट, हाँ। जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, यहाँ पर ये शिल्पा भारती करके एक ये जो पटेल नगर में एक इंस्टीट्यूट था, वहाँ ज्वाइन किया था। हाँ। तो वहाँ पे फिर मुझे वो एक्चुअली डिग्री नहीं देते थे, डिप्लोमा देते थे। अच्छा। तो वहाँ पे हमारे टीचर ने बोला कि भाई ये डिप्लोमा आप ले रहे हो और जॉब की इतनी गारंटी नहीं है इसकी, हाँ। डिग्री की वैल्यू है कॉलेज ऑफ आर्ट की। तो थोड़ा सा नेगेटिव माइंड में ये भी रहा कि यार पता नहीं जॉब भी मिलेगी या नहीं। और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि फाइन आर्ट्स में जाने के बाद एक आप चित्रकार बनेंगे। उन दिनों एक बात चल रही थी कि अप्लाइड आर्ट, जो कमर्शियल आर्टिस्ट जो होते हैं ना, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते हैं, हाँ, हाँ। तो उस तरह के जॉब ओरिएंटेड कोर्स करने वाली बात थी। तो वो अप्लाइड आर्ट से कर रहे थे, तो वो ऐसा उसमें उसमें मजे वाली कोई बात नहीं थी, सेटिस्फेक्शन वाली बात नहीं थी। वो क्लाइंट के सेटिस्फेक्शन के लिए अपनी क्रिएटिविटी को यूज करना था, हुँ। थोड़ा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कुछ था। अच्छा। तो वो मेरे कॉन्शियस को अलाउ नहीं था, अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी मैंने किसी तरह 1 साल वहाँ पूरा किया, हुँ। और फिर हालात ऐसे हुए कि मुझे छोड़ना पड़ा। अच्छा, हाँ जी। फिर उसके बाद क्या सोचा करने का? उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पिताजी ने मकान बनाया, काफी बड़ा 200 गज का मकान था, तो उसे बनाने में अकेले कमाने वाले थे, तो इतने बड़े मकान को बनाने में, दीवारें उठाने में उनको 1 साल लग गया, और लेंटर डलवाने में। और फिर वो फिनिशिंग का, इतने बड़े मकान की फिनिशिंग के लिए पिताजी ने लोन लिया। तो उन्होंने कहा भाई अब अपनी
पढ़ाई अपने अपने दम पे करनी पड़ेगी तुम्हें। तो मुझे तो कैमरा भी लेना था और स्टेशनरी का बहुत खर्च होता है। फाइन आर्ट्स में आपको रंग और ये जो प्रिंट ब्लैक एंड व्हाइट ब्रोमाइड निकलवाना और ये सारा इधर उधर आउटडोर शूटिंग वगैरह, बहुत सारा खर्चा बहुत ज्यादा होता है फाइन आर्ट्स में। तो उस समय के हिसाब से बताते थे 1 लाख रुपए साल का खर्चा आपका स्टेशनरी वगैरह का, कलर्स वगैरह का रहेगा। तो उतना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने वो फाइन आर्ट्स छोड़ दिया। आपने किया ही नहीं। पूरा नहीं कर पाया, मैं 1 साल करके छोड़ दिया। फिर मैं अपने घर बैठ गया। फिर मैं थोड़ा मेडिटेशन करता था कि भाई अब क्या करें, अब सेल्फ एनालिसिस करता था कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर पिताजी ने कोई जान पहचान वाले थे, तो उनके थ्रू जाके साउथ एक्स में मुझे एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में मुझे छोड़ के आए पिताजी, कोई बड़ी सिफारिश से। किसी एक बड़ी एजेंसी थी, उसमें मेरे को छोड़ के आए कि यही काम आर्ट से रिलेटेड काम कर सके। तो वहाँ पे मैंने काफी सीखा और वहाँ पे खूब डांट भी खाई। और जो फाइन आर्ट्स करके भी वहीं पे नौकरी के लिए ट्राई करने आ रहे थे बाद में भी लोग, उसी उन्हीं कॉलेजेस से। तो मैं वहां पे पहले ही 1 साल बाद ही लग गया था। तो ये कुछ चीजें मेरे लिए मेरा बड़ा सौभाग्य रहा। कुछ चीजें बड़ी अच्छी भी हो जाती थी थोड़ी परेशानी के बाद। तो किसी चीज का कुछ नुकसान होता है तो कुछ फायदा भी होता है। हाँ जी। तो आपने धीरे धीरे करके वहां पे सीखा। हाँ जी। तो आपने बताया कि उस जगह ने आपको क्या सीख दिया? एक तो बड़े बड़े क्रिएटिव लोगों के साथ मैंने काम किया, उन्होंने बहुत अच्छे मौके दिए मुझे। मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफी करता था। कैनन का AE1 मॉडल हुआ करता था उस जमाने में, मेटल बॉडी का था वो। तो उसे मैं हैंडल करता था, प्रिंट विंट निकलवाना, और कहीं कहीं शूटिंग के लिए जाते थे। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। विजुअलाइजेशन का काम करते थे। और साउथ एक्स जैसी जगह पर जहाँ से मैं जाता था, पालम में मैं रहता था, तो पालम से ज्यादातर लोग कोई ज्वेलरी शॉप पे काम कर रहा है, कोई दुकानों पे काम कर रहा है। बहुत कम लोग थे जो कंपनी में काम कर रहे थे। तो और ये कुछ, किस समय की बात है? ये 96 की बात है, 1996 की बात है। और बड़ा एक अलग सा कॉन्फिडेंस, वहां नौकरी, इतनी हाई फाई जगह थी साउथ एक्सटेंशन। उस जमाने में बहुत नाम था उसका दिल्ली में। हाई फाई इलाके थे, ग्रेटर कैलाश, साउथ एक्सटेंशन और कैनट प्लेस, ये 3 जगह बहुत फेमस थी। तो मैं साउथ एक्स में जॉब करने का एक अलग ही चार्म था। और वहां में फिर बस से, जाहिर है बस से ही चलते थे उन दिनों। लोगों के पास अपनी मिडिल क्लास के पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था, तो बसों में चलते थे। और बड़ा प्यारा माहौल था, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, बहुत मजा आता था। उन दिनों यंग भी थे। तो ये यात्रा शुरू हुई नौकरी की। बिल्कुल। अच्छा, अगर बात करें, आपने बताया कि वहां से आपने बहुत कुछ सीखा, लेकिन हमने ये देखा है कि आप मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। तो ये जो मिमिक्री करना, ये आपके अंदर कब आया? आपको कब लगा कि हाँ, मुझे मिमिक्री करना चाहिए और मैं इस पर्सन की मिमिक्री बहुत अच्छी कर सकता हूँ? एक्चुअली क्या है, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था, दूरदर्शन पे फिल्में आती थी संडे के दिन। पुरानी फिल्में आती थी, तो देवानंद साहब की फिल्में भी कई बार आती, देव साहब की। तो मैं उनको बहुत पसंद करता था। मैं उनका बहुत बड़ा फैन था। उनकी जो अदाएं थी इंग्लिश स्टाइल में, वो उनका जो हॉलीवुड स्टार जैसे दिखते थे वो, उनकी पर्सनालिटी, उनका जो अंदाज था, तो उनका बोलने का जो तरीका था इंग्लिश स्टाइल में हिंदी बोलना, तो मुझे बड़ा दिल को बड़ा भाता था मुझे। और मुझे कहीं ना कहीं वो मेरे दिल में उतर जाती थी चीज। और बाद में जब मैं यंग हुआ, तो अचानक मैं ऐसे ही बोल के देख रहा था, तो पता लगा कि मैं देव साहब की आवाज निकाल पाता हूँ। और लोगों ने भी उसे बहुत अप्रिशिएट किया कि तुम देवानंद जैसे। कौन सी ऐसी चीज थी जब आपने निकाली और आपको लगा कि हाँ, आप तो बहुत अच्छी आवाज निकाल लेते हैं? एक बार फाइन आर्ट्स की बात बताऊं कि क्लास में हम बैठे थे, तो अटेंडेंस लगाने की बात थी। तो हमारी कोई मैडम थी, उन्होंने बोला भाई जैसे सबका नंबर आता है, तो मुझे बोला सुरेंद्र। तो मैंने कहा यस मैम।
तो सभी लोग हंस पड़े एकदम, देवानंद के बैठा हो जैसे पीछे हमारे। तो ऐसा देवानंद की आवाज में, तो देव साहब की जो आवाज है मेरी अपनी आवाज है, इसमें कुछ भी बोलना हो, खाना पीना रहना सोना सब कुछ मैं देव साहब की तरह कर सकता हूँ। जैसे कि कुछ ही हफ्तों में मेरी जासूसी की किताब निकलने वाली है जिससे पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। तो ये आवाज की क्वालिटी है जिससे ये हो पा रहा है। इसमें खर्च चाहिए और अच्छा गला भगवान ने दिया है, तो क्यों ना देव साहब की कोशिश की जाए और मैं कर पाता हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। इतना धीरे बोलते हैं। हाँ, तो ये टेक्निक है, ये उनका बोलने का तरीका है। इसमें जोर से भी बोल सकते हैं, कोई गुस्सा दिखाना हो तो सीन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से रोल की बात है। जैसे हम बात करें कि देवानंद होने के लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे जैसे कि हमने चुकाई, और ये लोगों के बीच में काफी जिंदा दिली से जीना पड़ता है, अपनी उम्र को भूलना पड़ता है कि कितनी उम्र हो गई, बाल सफेद होने के बाद भी आप लड़के से बने रह सकते हैं, तो ये जरूरी है। इसी को दुनिया देखती है। आप लोग आदमी, एज इज द नंबर। आप उम्र से बड़े हो सकते हो, पर आप अगर छोटा समझते हो, दिल से छोटा समझते हो, तो आप कम उम्र के ही हो, ये याद रखना। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छी आवाज है, सच में ऐसा लगा कि हमारे साथ राजेश जी हैं, देवानंद जी हैं। और आवाज मतलब मैंने सुना है कि राजेश खन्ना जी की भी आवाज आप बहुत अच्छे से निकाल लेते हैं। अच्छा, आवाज की बात कर रहे हैं, उससे पहले मैं एक जानना चाहूंगी कि आप एक हरियाणवी फैमिली और एक हरियाणा से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपका जो सरनेम है वो सुरेंद्र आनंद है। तो ये आनंद के पीछे की कहानी क्या है? आनंद, इसमें आनंद को लेकर के, आनंद एक आनंद आता है, आनंद एक शब्द है। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, आनंद आ गया, आनंद ये, आनंद वो। और जितने भी बहुत सारे संत महात्मा हुए हैं, उनके नाम के आगे भी आनंद, रामानंद, परमानंद, जीवानंद, सुखानंद है, ये इस तरह के आनंद लगते हैं। और मैंने देखा, मैंने एक बार महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा, तो उनके खास जो चेले थे उनका नाम भी आनंद था। तो ये कि मैं मतलब महात्मा बुद्ध की जो उनकी जो कहानी है, जो उनकी जीवनी है, उससे मैं बड़ा इंस्पायर था। तो उनके चेले का नाम भी आनंद, तो मैं कम से कम इतना मान के चल रहा था भाई उनके चेले का नाम भी आनंद। फिर मैंने देखा है कि राजेश खन्ना जी की फिल्म भी है आनंद, जिसमें वो जिंदा दिली से रहते हैं, उनको ब्रेन ट्यूमर होता है और वो फिर भी हंसते हुए दुनिया से चले जाते हैं। और बहुत अच्छी फिल्म है, ऋषिकेश मुखर्जी की, आपने सुना होगा। तो आनंद फिल्म में जो गाने भी बड़े अच्छे थे, तो बाद में मैं उन्हें गाने भी लग गया। तो लोगों ने पूछा भाई आपका नाम क्या है, तो मैंने बताया अभी सुरेंद्र आनंद। तो मुझे लगा कि ये सही रहेगा। वैसे भी कितने ही वैसे भी अल्टीमेटली मुझे फिल्मों में जाना था, मेरा एम तो ये था कि मैं फिल्मों में जाऊंगा, तो सिर्फ सुरेंद्र की बजाय आनंद लग जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आपने सुना होगा, जैसे ये जो इनका संजीव कुमार, हमारे जो एक्टर थे, संजीव कुमार नाम सुना होगा, तो उनका नाम था हरि भाई जरीवाला। ये गोविंदा है, जैसे इनका था कृष्ण कुमार आहूजा। अमिताभ बच्चन जी का भी कुछ और नाम था, जैसे, और या फिर जैसे हमारे सबने अपने नाम सबने नाम चेंज, फिल्मों में अलग हो जाते हैं। तो मैंने कहा ये बार बार, क्योंकि मैं रियल लाइफ में हीरो की तरह प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लोगों के बीच में हूँ, तो एक फिक्स नाम कर दिया जाए जो वो बाद में ना बदला जाए, अच्छा सा नाम हो। तो मैं इसलिए आनंद लगाता हूँ। सुरेंद्र मेरा नाम है और मैं आनंद इसलिए लगाता हूँ। ये तो हुई आपके आनंद की स्टोरी। हमें लगा सुरेंद्रानंद जी कर देंगे, आप आनंद जी कर देंगे। हाँ, हो सकता है बाबा बन जाए तो आने वाले समय में। आपका आध्यात्म की तरफ भी बहुत झुकाव रहा है, और आपने जैसे कि बताया कि ऊपर वाले ने चाहा तो क्या पता। तो अब क्योंकि हमने देवानंद जी को तो सुन लिया, अब हम सुनना चाहेंगे राजेश खन्ना जी को जी, क्योंकि आप मिमिक्री आर्टिस्ट हैं और इनकी मिमिक्री आप बहुत अच्छी करते हैं। तो राजेश खन्ना जी की जो आवाज है, क्योंकि आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आपकी जो शब्द हैं, आपकी जो बोली है और आप में जीवित है, तो हम सुनना चाहेंगे उन्हें। हाँ जी, तो मैं राजेश खन्ना को भी, उनको भी देखता था कि वो चित्रकारी कर रहे हैं। सफर फिल्म में उन्होंने चित्रकार का उन्होंने रोल किया था। जीवन से भरी तेरी आंखें, जीवन से भरी तेरी आंखें,
मजबूर करे जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आंखें। तो मैं देखता था राजेश खन्ना चित्रकार है। अच्छा, मेरे को धीरे धीरे लोगों ने कहा जब तुम राजेश खन्ना के गाने गाते हो किशोर साहब के, राजेश खन्ना जी पे पिक्चराइज किए हो, तुम्हें शक्ल भी राजेश खन्ना जैसी लगती है। दरअसल मेरा फेस कट, स्माइल बहुत बहुत चीजें मैच करती हैं। तो थोड़ा पहाड़ी सा फेस लगता है, चौड़ा फेस है। और एक आंख राजेश खन्ना जी की भी छोटी हो जाती थी जब वो हंसते थे, मुस्कुराते थे, तो मेरी भी हो जाती है। अच्छा, ये कुछ कॉमन फैक्टर भी है, कुछ नहीं, जब आप एक्टिंग करने लगते हैं तो उस व्यक्ति को भी अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो हाँ, कहीं कुछ ना वो कहीं दिल से अंदर से, मतलब मैं भूल जाता हूँ अपने आप को। तो उनके फिर आवाज का बेस भी राजेश खन्ना जी से भगवान ने मेरे को ऐसा दिया है कि मैच करता है। तो मैं एक डायलॉग उनके फिल्म का मैं सुनाना चाहूंगा कि एक दुश्मन फिल्म थी राजेश खन्ना जी की, उसमें असित सेन का नाम सुना होगा, मोटे बनते थे ना असित सेन पुरानी फिल्मों में। तो दुश्मन फिल्म का एक सीन है कि राजेश खन्ना जी से ट्रक चलाते थे राजेश खन्ना उस फिल्म में, और उनसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक गांव में उनको ये सजा देते हैं, जज साहब उनको ये सजा देते हैं कि वो एक जवान मौत हुई है, उनके घर में पालन पोषण, जो भरण पोषण कौन करेगा? अब तुम्हें उनके खेतों में काम करके उनके घर में जाके काम करना पड़ेगा, उस किसान को जिसने तुमने कुचल दिया अपने ट्रक से। तो राजेश खन्ना को एक अजीब सी सजा मिली थी। तो वहां पे एक असित सेन नाम के जो एक एक्टर हैं, कॉमेडियन थे, वो उनके लिए मुकर्रर कर रखे थे, उनकी रखवाली के लिए भाग ना जाए राजेश खन्ना, तो उसकी निगरानी के लिए। तो एक बार की बात है, राजेश खन्ना और असित सेन का एक डायलॉग है। तो कहते हैं, तो असित सेन बोलते हैं राजेश खन्ना को, बच्चों भाग रहे थे, जानते नहीं मैं कितना तेज दौड़ता हूं। तो राजेश खन्ना बोलते हैं, अबे मोटे क्या कहा? तो इस तरह का। अच्छा, एक फिल्म फेयर अवार्ड में अमिताभ बच्चन के पास खड़े होते हैं राजेश खन्ना, और उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाला था राजेश खन्ना जी को, और अमिताभ उनके साथ में खड़े थे। शायद ये दुबई में फिल्म फेयर अवार्ड शो था, तो उसके वीडियो बहुत वायरल हुए। तो उसमें वो क्या बोलते हैं, एक शेर उन्होंने बोला था, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। ये जो मेरे पास खड़ा है ना बाबू मोशाय, थैंक यू वेरी मच रे। इज्जत शोहरत उल्फतें हरदम साथ रहती नहीं, इज्जत शोहरत उल्फतें हरदम साथ रहती नहीं, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था, आज कोई और है, कल कोई और था। तो ये चीज है। थैंक यू, बहुत खूब। थैंक यू। आपकी आवाज तो सच में, मतलब कह नहीं सकते, उसकी तो बात ही कुछ और है। सो हम कुछ गाने सुनना चाहेंगे आपकी आवाज में, फिर उसके बाद हम इस आपकी जो जर्नी है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो एक कोई गाना ऐसा सुना दीजिए जो दिल को छू जाए एकदम। मेरा एक फेवरेट गाना है देव साहब की प्रेम पुजारी फिल्म, मेरे बहुत दिल के करीब, और गाइड फिल्म देव साहब की। तो बड़ा अच्छा गाना है, मैं अक्सर गाता हूँ, और बहुत लोगों का हमारे देश में वो फेवरेट है। फूलों के रंग से दिल की कलम से, आपने शायद सुना हो। सुना आपने भी? अच्छा। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ,
बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। तो ये तो बहुत लंबा गाना बहुत ही है। सुंदर, बहुत तो मतलब ऐसा लग रहा था कि हम आ, उस चीज को जी रहे हैं। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कोई हमारे पास व्यक्ति बैठा है, हाँ, ये स्पीकर चलाया हुआ है और बस बिना म्यूजिक के हम गाना सुन रहे हैं। थैंक यू इतनी वेरी मच अच्छी आवाज मैडम। है आपकी। सो राजेश खन्ना जी का भी एक दो लाइन सुना देता हूँ, ये तो देव बिल्कुल साहब का बिल्कुल था। बिल्कुल, हाँ हाँ। प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू ये इस थैंक यू। पॉडकास्ट में ऐसा लग रहा है कि हम आपको बोलते रहे, आप गाने सुनाते रहिए, हम हाँ सुनते मैं रहे। तो सब तरह ऐसा के मतलब इतनी अच्छी आवाज है आपकी, इतनी इतना अच्छा लग रहा है सुन करके। तो अब हम ये जानेंगे आपसे कि इन गानों को जिनको आप गाते हैं, गाना हर कोई गा लेता है, गुनगुनाता भी है, लेकिन कई बार पता नहीं होता कि इस गाने का मतलब क्या है। तो क्या आप गाने को गाने से पहले उस गाने की समझ और मतलब का ध्यान रखते हैं? हाँ ये तो आपने सही कहा मैडम, इसमें गाने को जीना पड़ता है। आप उसी गाने को अच्छा गा पाएंगे अगर आपको शौक बाई चांस, ये कभी भी जाग सकता है। हमारे आपने सुना होगा दो माइंड होते हैं, इंटेलिजेंट माइंड और क्रिएटिव माइंड। तो आपका क्रिएटिव माइंड जब जागेगा आप गाने लगेंगे। हो सकता है 50 के एज में गाएं, आज 20 के हैं, आप 40 के एज में अचानक उमंग जागी, क्योंकि आपका जो लेफ्ट राइट का चक्कर होता है इसमें, आप या तो प्रैक्टिकल हैं या इमोशनल है तो आप क्रिएटिव हैं। तो आपके अंदर कब वो फूल खिलेगा संगीत का, वो उसके बाद आप गाने लगेंगे। तो उसको आप उस गाने को अच्छा गा पाएंगे जिस जो आपके दिल के करीब है और जिसके नायक या नायिका खुद है। उस गाने से रिलेट करना पड़ेगा, जितना ज्यादा आप रिलेट करेंगे उतना ही अच्छा गा पाएंगे। तो ये एक फैक्टर है। तो जितने गाने में गाता हूं उसका नायक मैं खुद ही बनता हूं और उसको दिल से गाता हूं, उसे जीता हूं, अपनी जिंदगी में जीता हूं। इसलिए मैं बिना म्यूजिक के भी ऐसे गाता हूं जैसे मेरे साथ सब तरह का म्यूजिक बज रहा हो। तो ये एक फीलिंग्स का है, ये एक वो है हमारा बिलीफ सिस्टम कैसे काम करता है, हम किस तरह से सोचते आपको हैं। कब, आपके किस एज में आपको लगा कि आप बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हैं, आपकी आवाज में सच में जादू है? मैडम इसमें क्या हुआ कि मैं अपने स्कूल में, मैं 11th क्लास में था, 11th क्लास में, और ऐसे ही बच्चे, सरकारी स्कूल में हम पढ़ते थे तो टीचर आए नहीं थे क्लास में, ऐसे ही कोई कुछ गा रहा है बैठ के, ऐसे ही मेज बजा रहे हैं अपना, तो टेबल को बजा बजा के गा रहे थे जिसको भी जो आता था। तो मुझे एक राजेश खन्ना जी पे पिक्चराइज किया हुआ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, कहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
तो ये गाना जो था मैंने ऐसे ही गाया, तो लोगों ने कहा तेरी आवाज तो किशोर कुमार से मिल रही है भाई, मुझे तो पता ही नहीं था ऐसे। और दो लाइन तो हजारों गानों की सबको ही आती है, ऐसे ही मुझे भी आती थी। तो थोड़ा सा वो एक शुरुआत हो गई थी, मुझे सोचने पे मजबूर किया उस बात ने कि क्या वाकई मेरी आवाज किशोर कुमार से मिलती है, इतने बड़े गायक से। और फिर मैंने अपने थोड़ा कोशिश की, मेहनत की और उस तरफ ध्यान दिया। तो फिर पागलपन चाहिए वो, मैंने एक पागलपन गुजरा है जब जाके थोड़ा समझ में आया कि वो कैसे गाते थे, उनका अंदाज क्या था, उनकी आवाज कैसे बदलती थी और बाकी चीजें धीरे धीरे होती गई। अच्छा, अभी आपने बताया कि आप मिमिक्री आर्टिस्ट एंड म्यूजिक में भी आपकी दिलचस्पी रही, लेकिन लिखने का शौक नहीं था आपको, वो भी आपके अंदर आ गया। अब आपने किताबें भी लिखनी, आप ऑथर बन गए हैं, सो आप लिखते भी हैं। सो ये आपको कब लगा कि यार जो व्यक्ति सिर्फ स्केच बना सकता है, जो सिर्फ पोर्ट्रेट बना सकता है, वो आदमी लिख भी सकता है। और वो व्यक्ति जो स्कूल में इसी चक्कर में मार खाया करता था कि भैया मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे लिखना नहीं है, तो वो कब आपको लगा कि आप लिख सकते हैं, एक अच्छे राइटर हैं? मैडम मैं सोचता था कि भाई कुछ अच्छा दिमाग में चल रहा है और उसमें कोई और लिखेगा, या लिखने के बारे में तो सोचा नहीं था, पर मेरे दिमाग में कुछ लिए घूम रहा था मैं काफी मतलब काफी समय से। कुछ एक जिंदगी जी रहा था और इंस्पायर हो रहा था बहुत सारे महापुरुषों से, कहीं गुरु नानक देव जी के सच्चे सौदे से इंस्पायर हो गए, कभी महात्मा बुद्ध जी की बात से, कभी भगवान राम की कोई जैसे वनवास गए, उन्होंने अपना फर्ज निभाया, और महात्मा स्वामी विवेकानंद जी से इंस्पायर हो रहे हैं, कभी किसी से कोई भी जैसे जिन्होंने भी संघर्ष किया इंसानियत के लिए, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 बेटे कुर्बान कर दिए थे। तो जिस तरह से भी संघर्ष जिन्होंने किया अलग अलग कम्युनिटी में, तो लोगों को देखते रहे कि भाई हाँ तो मैं भी कुछ अच्छा करूं, ऐसा करूं जिसे याद रखे दुनिया। तो वो एक फीलिंग लेकर के मैं एक जिंदगी को जीता रहा। तो 10-15 साल बाद मुझे ये जब बसों में गाने गाते हुए हो गए और मुझे 1000-2000 कंडक्टर ड्राइवर दिल्ली की डीटीसी बस के जानने लगे, मेरे काफी इंटरव्यू हो गए और लोगों को लगा कि भाई तुम दिल्ली से जाके बॉम्बे में हमारे दिल्ली का नाम रोशन करोगे, तुम्हारी आवाज हूबहू किशोर कुमार से मिलती है और एक गिफ्टेड आवाज है। तो उसके बाद दिमाग में कुछ चल रहा था कि हमें इंसानों को कैसा होना चाहिए और कैसे हेजिटेशन अपनी खोलनी है, पब्लिक के बीच में हमारा कैसा बिहेवियर होना चाहिए। तो ये सारी चीजों को लेके एक अचानक ही दिमाग में आया कि ये जो मैं जी रहा हूँ शायद ये जिंदा दिली है। और आपने सुना होगा कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल का खाक जिया करते हैं, ये शेर आपने सुना होगा। अभी शेर से आगे किसी ने कुछ भी नहीं बोला है। तो मैंने उसे डिफाइन किया अपने जीवन से और महापुरुषों के संदर्भ लेकर के। तो मैंने उसे जिंदा दिली नाम से एक किताब लिखी 250 पेजों की। अच्छा। उसमें 117 आर्टिकल्स हैं, उसमें कलेक्शन आर्टिकल्स है ऑप्टिमिज्म पे, आशावाद पे है। तो वो काफी मतलब उसमें बहुत ही मेरी जिंदगी की पूरा उसमें मेरा अनुभव और मेरा संघर्ष। आपने अपनी पूरी बायोग्राफी लिखी है उसमें। एक कुछ तरीके मेरे से बारे में थोड़ा बहुत है। 250 पेज भरने के लिए तो पता नहीं क्या क्या लिखना पड़ जाता है। अच्छा, इस तरीके से जो आप बसों में गाना गाया करते हैं, बस वालों ने कभी ये नहीं कहा अरे यार ये क्या गाना शुरू कर दिया? मतलब लोग एंटरटेन करते थे, लोग सम्मान करते थे, या फिर ऐसे ही कि यार क्यों गाना शुरू कर रहे हो? हाँ, शुरू में बड़ी अजीब घटनाएं हुई। मैं आज मुझे खुशी हो रही है कि आपको बता करके कि मेरे साथ ऐसी एक समस्या आई जो किसी को कभी नहीं आई होगी। हुआ यूं कि आप भी दिल्ली में रहते होंगे जी। तो दिल्ली में पहले ब्लू लाइन चलती थी, रेड लाइन ब्लू लाइन चलती थी। तो उसके बाद अंडर डीटीसी होगी, डीटीसी बसें चलने लगी, अंडर डीटीसी बसें, और तितर बितर होगी सवारी। पहले ब्लू लाइन में जाती थी, ब्लू लाइन का टाइम पूरा हो गया और इनको ही अंडर डीटीसी बना दिया गया था, कुछ ऐसा चेंज आया था। तो 1-1.5 साल तो बसों में गाने गाए तो ब्लू लाइन वगैरह में, तो उस टाइम तो ठीक था।
बाद में वो सवारी इधर उधर हो गई और मैं फेमस हुआ था उसी बस में, जो पर्टिकुलर डेली वाली सवारी थी। अब वो सवारी इधर उधर हो गई तो 4-5 लोग ही मिलते थे दिन में। अगली दूसरी बसें और चल गई थी, नई नई आ गई थी। तो आप बसों में ऐसे ही सफर करते रहते थे या आप आने जाने के समय हाँ, मैं पे ड्यूटी जाएगा? जाता था बाकायदा। मैं जैसे साउथ एक्स मेरी नौकरी थी, तो उसमें भी एक ऐसा एक घटनाक्रम मैं आपको बताता हूँ कि बस में गाना शुरू कैसे हो गया। एक बार की बात है, मेरे एक सीनियर थे, मेरे स्कूल में पढ़ते थे, उन्हें पंडित जी नाम से पुकारते थे। वो बड़े अच्छे वक्ता भी थे, देशभक्ति के लिए बड़े क्रांतिकारी भाषण देने वाले थे। और वो मेडिकल में, जो ऑल इंडिया मेडिकल में वो एक मेडिसिन का जो स्टोर होता है उसमें जॉब करते थे। उनकी गवर्नमेंट जॉब थी। मेरे से 1-2 साल सीनियर थे, तो वो पहले मेरे से लग गए थे नौकरी। और मैं उसके बाद साउथ एक्स में जाने लगा, तो मेरे रास्ते में ही पड़ता था उनका, एक ही रूट पे जाना होता था। तो एक दिन वो मुझे मिल गए, तो उन्होंने कहा, भाई अरे गायकार क्या हाल है? मैंने कहा बढ़िया भाई। तो बोले, भाई गायकार तुम गाने वाने गाते थे स्कूल में बड़े, राजेश खन्ना के, अब भी गाते हो क्या? मैंने कहा भाई ये कोई छोड़ने की चीज तो है नहीं, तो मैंने गा लेता हूँ कभी मौका मिलता है तो कह रहे सुना दो। अब वो बस थी ब्लू लाइन, और उसमें बोनट पे जैसे ड्राइवर के पैरेलल बैठी होती हैं लड़कियों को, बोनट पे बिठा दिया जाता है, कोई भी रीजन मान सकते हैं हम। तो लड़कियां बैठी हुई थी, तो मैं चढ़ा, तो वहां पे साइड में ही खड़ा था मैं। तो उसने कहा अंदर आ जा तू भाई, इस साइड में अंदर आके गाने सुना दे। तो उनकी दादागिरी टाइप भी होती थी ब्लू लाइन रेड लाइन वालों की। तो उसने बुला लिया अंदर, दबंग बंदे बैठे थे 2-4 उधर साथ में उनके। तो बड़े शान से उन्होंने अंदर बुलाया, तो बोले भाई सुनाओ। अब मैंने राजेश खन्ना गाना गाया। उस समय थोड़ी शक्ल भी मेरी राजेश खन्ना जैसी लगती थी, और गाना किशोर कुमार का, और बिना म्यूजिक के बुलंद आवाज, हरियाणा की, एक देसी घी वगैरह खा रखा था, तो बड़ा अच्छा सब कुछ ठीक जा रहा था। तो डेली होने लगा, लोग राजेश खन्ना कहने लगे, और बड़ा मतलब प्यार मिलने लगा, लोग बहुत इज्जत तो कौन करने सा लगे। गाना गाया उस दिन आपने? तो उस दिन भी कोई राजेश खन्ना जी पे पिक्चराइज किया गया कोई गाना गाया था, ध्यान नहीं आ रहा। हाँ शायद वादा तेरा वादा करके एक गाना है। कौन सा? सुनाइए, 2-4 लाइनें सुनाइए अच्छा। उसकी। हाँ, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, के खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। मैं इंतजार करूं, ये दिल निसार करूं, मैं तुझसे प्यार करूं, ओ मगर कैसे एतबार करूं? झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, बंदा मैं सीधा सादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। तो इस तरह का ये गाना था। तो लोगों ने खूब जमकर ताली बजाई। लोगों ने सब भूल गए कि किसका दौर चल रहा है, कौन सा जमाना चल रहा है। और वो पुरानी चीजें उस समय सुनने वाले होते थे, पुराने गानों को रुक रुक के सुनते थे। पनवाड़ी की दुकान पे, किसी ढाबे पे, नाई की दुकान पे, कहीं रेडियो चल रहा है तो रुक के सुनते थे, यार ये तो बड़ा अच्छा गाना, इसे सुन के फिर अपने डेस्टिनेशन पे जाऊंगा। एक लोगों के दिल में, क्योंकि उस जमाने में कोई पुराने जैसा गाने वाला कोई था भी नहीं, तो उस पुरानी उस सच्चे गीतों को, अमर गीतों को सुनने के लिए लोग रुकते थे। तो मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिला। वो दौर था, हालांकि सलमान खान और शाहरुख खान के लॉन्च होने का समय था, और मुझे राजेश खन्ना और देवानंद के गाने मुझसे सुनते थे लोग, और बड़ा ही जंगल में मंगल हो जाता था। बसों में कई लोगों ने कहा कि गाने की जगह नहीं है, यहाँ तो भीड़ भाड़ है, कैसे कर लेते हो? मैंने कहा बस ये लोगों का प्यार है, ऊपर वाले ने ये आदेश दिया है, इसमें कोई लालच तो है नहीं, इसे करते जाएंगे जब तक समय चलता रहेगा, ऐसे जीते रहेंगे। अच्छा, जब कोई जर्नी होती है, हम सबके साथ है, हमारी जर्नी में ना सपोर्ट करने वाले तो होते हैं, पर टांग खींचने वाले भी बहुत होते हैं। तो आपके किस स्टेज पे कौन था जिसने टांग खींची आपकी? हाँ, टांग खींचने वाले बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब हम एक
एक सर्टेन लेवल से नीचे चल रहे होते हैं ना लोग, हल्के में ले रहे होते हैं कि अरे ऐसे ऐसे बहुत उठते हैं, पता नहीं क्या क्या लगे रहते हैं, ऐसे ही पड़ा है ना, हमें क्या है। बहुत सिंगर आते पर हैं जब ऐसे। उठने लगता है ना इंसान को, जब इज्जत मान सम्मान मिलने लग जाता है, जब उसे अटेंशन मिलती है, हर तरह के लोग उसे एक्सेप्ट करने लगते हैं कि भाई इसमें कुछ काबिलियत है, ये आगे जा सकता है, तब बोली करने वाले बहुत लोग आते हैं, टांग खींचने वाले, जलने वाले भी तैयार हो जाते हैं, अनजाने दुश्मन भी सामने आते हैं। अचानक आप हैरान भी हो जाएंगे कि इस सामने वाले ने, मैंने इसका क्या बिगाड़ा, ये ऐसे क्यों बोल रहा है। तो बड़ी खतरनाक चीजें भी हो जाती हैं। तो बसों में कभी कभार हो जाती थी। और मैंने फिर उस दिन तो मैंने किसी तरह निपट लिया उस सिचुएशन से। बाद में घर आके सोचा, मैंने कहा मैंने ठेका ले रखा, मैं क्यों करूं इस चीज को। मैं एक तो गाना सुनाऊं मुफ्त में लोगों को, और फिर ये ऐसे बकवास करने वाले लोग बीच में आ जाते। फिर मैंने ठंडे मन से और सोचा, मैंने कहा ये इसे मैं नहीं करूंगा तो इसका सामना तो करना चाहिए। कोई आगे भी नहीं कोई पैदा हो सकेगा अगर मैं हार मान गया, तो मैं दूसरी तरफ चला गया तो मैंने उसको समझा। फिर मैंने देखा कि हाँ, सूर्य पे भी ग्रहण लग जाता है, जो सारी दुनिया को चला रहा है उस पे भी ग्रहण लगता है, मेरी क्या औकात है। तो इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, और इसको इसके साथ एक एक वो तालमेल बनाने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। और उसका बहुत गाने पर क्या विरोध आता था आपके? गाने पे ये था कि अरे भाई रोज रोज वही गाने सुनाता रहता है, और भाई अपने गाने खुद के लिखे हुए सुनाओ, पुराने गाने हैं जो तो सुन रखे हमने, वही सुनाता रहता है। तो मैंने कहा वही सुनाता रहता है, मैंने कहा आप भजन गाते हो, आप क्या नया नया करते हो रोजाना, आप भी तो वही चीजें रिपीट करते हो, आपको अपने आप को तो आप बुरे नहीं लगते। मैंने कहा एक अच्छी चीज को रिपीट कर दिया गुनाह हो गया क्या। तो आपने सुना होगा सुरेंद्र शर्मा जी का ना एक वो आता था, अटपटे सवाल के चटपटे जवाब, सांधे टाइम्स में, सांधे टाइम्स आता था दोपहर के बाद का, नवभारत टाइम्स की तरफ से। उस अखबार में उनके डबल स्प्रेड, मतलब दोनों पेजों पे उनके पूरा चुटकुले आते थे सुरेंद्र शर्मा जी के। वो अटपटे सवाल पब्लिक करती थी, उनके चटपटे जवाब देते थे। तो मेरा नाम भी सुरेंद्र है, तो तो ये मेरे को उनसे एक इंस्पिरेशन मिली हुई थी कि अटपटे सवालों के चटपटे जवाब देने सीखने पड़ेंगे, अपने दिमाग पे जोर देना पड़ेगा, उल्टा नहीं बोलना है, सारा खेल बिगड़ जाएगा। पब्लिक लाइफ में एंग्री नहीं होना, भड़कना नहीं है। तो फिर मैं लोगों को संभालना सीखा धीरे धीरे। मैंने देखा कि फिर मैंने एक चीज और नोट की कि इंसान का ना बहुत बड़ा कलाकार या बहुत अच्छा या परफेक्शन होना आदमी में जरूरी नहीं है। पब्लिक लाइफ में आपको लोगों के साथ तालमेल बनाना, ढंग से मिलना और उनके साथ खेलना आना जरूरी है। अगर धीरे धीरे आप कुछ साल ऐसे बिताए जाते हैं तो आप कोई भी चीज में सक्सेस हो सकते हैं। पब्लिक लाइफ वाले बहुत सारी फील्ड हैं जिसमें आप कामयाब हो सकते हैं, राजनीति में आ सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, कुछ भी कई तरह के फील्ड हैं। कोई एनजीओ बना सकते हैं, समाज में जागरूकता, समाज सुधारक बन सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। जरूरी नहीं कि आप गाना ही गाओ, तो हर एक नहीं गा सकता, तो एक अलग बात है। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप किसी भी फील्ड में जाइए, कहीं भी जाइए तो टांग खींचने वाले तो रहते ही है। जी। तो उन्होंने कहा कुछ आप अपना क्यों नहीं सुनाते, तो आपके अंदर लगा कि मुझे कुछ भी लिखना चाहिए, गाने के लिए लिखना चाहिए और मैं लिखना शुरू करूं। हाँ जी, ऐसा हुआ। लोग क्या है कि 90s के बाद मैंने एक उल्टी बात करने वाले लोग बहुत देखे। एक ट्रेंड चल गया था, जैसे जैसे आप स्मार्ट हैं, सामने आप दिख गए कि आप बड़े अच्छे लग रहे हैं पर हाइट कम है। वो लोग कमियां ढूंढने का एक ट्रेंड बन गया था, एक ना टेंडेंसी बन गई थी कि यार इस बंदे की तारीफ कर दी तो ये हमारे बीच में नहीं रहेगा या हमें कुछ नहीं समझेगा, तो बुराइयां निकाल रहे हैं। तो ये इसके हवा लग जाएगी। इसके अंदर इसकी खासियत के साथ साथ एक कमी भी बताई जाए। तो एक किसी ने मेरे को ऐसे ही बोला कि भाई आप गाते हो, अच्छा गाते हो, और आप कुछ बजाते भी हो, कोई गिटार वगैरह, कुछ सिंथेसाइजर वगैरह कुछ प्ले करते हो, तबला वगैरह, हारमोनियम कुछ बजाते हो। मैंने कहा नहीं। तो कह रहे मेरा एक दोस्त था, वो बजाता भी था, वो लिखता भी था, वो गाने खुद लिख भी देता था।
तो मैंने कहा ठीक है भाई। एक्सपेक्टेशन बढ़ती हाँ, जा रही मतलब है। देखा जाए ना तो अब वो मेरे को ये मेरी गाने की तारीफ तो करी नहीं उसने, 4 कमियां और ढूंढ दी मेरे अंदर जो नहीं ये थी। नहीं है, ये नहीं है, ये हाँ, नहीं है। तो मैंने कहा ये आदमी क्या कैसा आदमी था, ये क्या बोल रहा था, मतलब मैंने घर आके सोचा, मैंने कहा यार उस ऐसे बंदों के लिए फ्यूचर में क्या जवाब दिया जाए। तो मैंने कहा भाई देखो, बजाना तो मैंने सीखना नहीं है मेरे रूल के हिसाब से, बजाना तो मैं सीखूंगा तो फिर मैं पूरा जो एक उसमें बैंड बना लेंगे हम, फिर प्रोफेशनली गाएंगे, फिर पब्लिक की सेवा थोड़ी करेंगे। अभी तो मैं अकेला कुछ सोच रहा हूँ, 4 लोग मेरे साथ क्यों आएंगे बजाने के लिए, फिर उनके इंस्ट्रूमेंट रखो, फिर वो बजाना शुरू करेंगे। जहां मैं गाता हूँ बसों में तो वहां तो पाँव रखने की जगह नहीं होती। आप सिर्फ जुबान लेके जो पैदा हुए हो उससे क्या कर सकते हो। कहते हैं ना, आदमी 2 प्यार के मीठे बोल बोलता है तो दिल में उतर जाता है, और गाना गाए तो कितना अच्छा असर पड़ सकता है। तो इसके साइकोलॉजिकल रीजन को देखते हुए मैंने इस पे काम किया। तो ये चीज थी। तो फिर मैंने गाने लिखे भी, खुद के गाने लिखे मैंने कहा इतने अच्छे गाने मैं याद किए हुए हूँ तो कुछ मैं भी लिख भी सकता हूँ। तो बाद में पता लगा कि वो जो मैंने 100-150 गाने लिखे, मैं जब 12th के एग्जाम होने के बाद छुट्टियां पड़ी, तो मैंने 3 महीने के रिजल्ट आने तक की जो छुट्टियां थी उसमें मैंने 150 गाने लिखे खुद। अच्छा। और 150 गाने मुझे कुल आते थे पुराने वाले, जो मैंने याद किए थे 1-2 साल में बड़ी मेहनत करके। और 100-150 गाने मैंने खुद के लिख दिए। और तो बाद में एक हमारे मित्र है प्रदीप शर्मा खुसरो, अमीर खुसरो पे जो रिसर्च कर रहे हैं, तो उनसे मैं मिला और हम एल्बम निकालने के, उसी ने मेरे को बोला कि एल्बम निकाल लो, बहुत साल हो गए तुम्हें इधर उधर गाते हुए, तुम एल्बम रिलीज करो, आजकल एल्बम का जमाना है, और गाने मेरे गाने लिखे हुए यूज कर लो। तो मैंने कहा भाई गाने तो मैंने भी लिख रखे हैं। फिर हमने कुछ मिलजुल के प्लानिंग करी, तो कुछ गाने उसने लिखे, कुछ मैंने लिखे हुए थे, जो उसने छांट के हमने एल्बम बनाई। और वो बहुत ही एक बिटर एक्सपीरियंस था, बहुत बुरा अनुभव रहा वो, कि हमने एल्बम बनाई, पैसे बर्बाद हुए और आगे मार्केट में कोई पूछने वाला नहीं है। टी सीरीज में गए तो बोले यहाँ तो लाखों लोग आते हैं, और रख जाओ अपनी सीडी। मैंने कहा सुन तो लो, आप कुछ तो सुनो, बताओ तो क्या कैसा लगा, क्या सुधार करें। वो बोले यहाँ तो लाखों लोग आते हैं। तो मुझे ये और भी बुरा लगा, मैं फिर से बैक टू द पवेलियन, फिर बसों में गाने सुनाने लग गया। मैंने देखा नहीं, मुझे प्रोफेशनल सिंगर भी अभी शायद कोई और मिलेगा, कभी देख लेंगे, पर ये तो या तो, वो बोले 3 लाख रुपए लगेंगे उस जमाने में, सन 2001 की बात है। उस समय 3 लाख रुपए मांग रहे थे। बोले एक गाने की, आपके 7 गाने हैं उनमें से एक की एल्बम बनाएंगे, लड़के लड़की डांस करेंगे, और उसका एडवर्टाइजिंग का सब हम करेंगे, और सारी सीडी वगैरह जो भी बनेंगी, कैसेट्स वगैरह सब हम एडवर्टाइजिंग का सारा करेंगे, और 3 लाख रुपए में वो एल्बम बनेगी, उसकी जो कोरियोग्राफी वगैरह उसका खर्चा तुम्हें देना पड़ेगा। तो इतना मैं क्लासिकल सीखे भी नहीं हुए था। आप तो जानते हो, जैसे किशोर साहब ने कुछ सीख नहीं रखा था, उनकी प्रैक्टिस ही ज्यादा थी। ऐसे ही मैंने भी कुछ सीख तो नहीं रखा था, गाता हुआ अच्छा लगता था बस। इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था 3 लाख लगाने का, तो कहीं से फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं ली रखी थी। तो मैंने कहा छोड़ो यार, ये सब अपने से नहीं होगा, और अपने लग गए फिर वही बसों में गाने सुना रहे, मजा आ रहा है लोगों को। तो आप ये काम अभी भी करते हैं? अभी तो खैर मोबाइल चल गए हैं, लोग कान में लीड लगाए हुए हैं, और एंटरटेनमेंट के इतने साधन हो गए, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, और लोगों में सोच भी बदल गई। ध्यान नहीं देते लोग। हाँ, ध्यान नहीं देते। अभी भी कभी भी मेट्रो में या कभी जाता हूँ तो मेरा मन करता है, अभी मेरा एक्चुअली मन नहीं करता है, मेरा वाला काम हो गया है। मैंने लाखों लोगों के बीच में डेली रूटीन में मैंने उसको जीना था, जब तक जमाना मेरा साथ दे रहा था। एक शायरी, किसी ने शायर ने कहा है कि जमाना बड़े गौर से सुन रहा था दास्तां अपनी, जमाना बड़े गौर से सुन रहा था दास्तां अपनी, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। तो मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे सुना ना जाए, पर अब मन नहीं करता लोगों को देखते हुए, अब कभी कभार कर देते हैं, बहुत अच्छा माहौल बन जाता है, कई बार अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं, कभी दिन अच्छा होता है तो फिर तहलका फिर भी मच जाता है। अभी ये एसी बसेस हैं डीटीसी की, इनमें बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, जेंडरी कॉलेज के बच्चे, लड़के लड़कियां होते हैं, और पुराने गानों को देख के, देवानंद के गानों को, और फिर मैं जो बातें, अब तो मेरे पास एक लंबा अनुभव है पब्लिक लाइफ का,
और अब सोशल मीडिया वगैरह पे भी थोड़ा ये सब बता पाते हैं कि भाई आप मुझे सर्च कर सकते हो गूगल पे, तो ये बड़ा ही अब मेरे पास बहुत कुछ है आप कहने अपने के आप लिए। को अब आज के जनरेशन के हिसाब से बांध रहे हैं कि आप अपनी सोशल मीडिया पे भी अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा रहे हैं कि मैं वहां गा करके वहां पे अपनी आवाज सुनाऊं, क्योंकि लोगों को जब कोई माध्यम नहीं मिलता तो आजकल मैंने देखा है कि जो बड़े बड़े एक्टर्स है ना, वो भी रील्स पर आ रहे हाँ हैं, जी। क्योंकि उन्हें पता है कि फेमस होने के लिए आपके पास फॉलोअर्स अच्छे होने चाहिए। यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो चाहे इंस्टा हो, कुछ भी हो, उसके लिए आपके पास फॉलोअर्स अच्छे होने चाहिए। तो आप उस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि आप हाँ, फेमस हो जाएं उससे। अच्छा, एक्चुअली कभी आपको लाइव के लिए बुलाया है, किसी ने कोई ऑफर किया है कि कोई शादी वादी का फंक्शन हो और आपको इनवाइट करें कि हाँ आप आइए गाने के लिए? हाँ, ऐसे उस तरह से तो नहीं बुलाया, पर मैं शादियों में जाते हैं, 5 स्टार होटलों में भी कई बार जाते हैं और बड़े-बड़े रिज़ॉर्ट में बुला लेते हैं, तो माइक वहाँ पे होते हैं, कोई ऑर्केस्ट्रा पार्टी आई होती है, कोई म्यूज़िकल ग्रुप आया होता है, तो मैं तो प्यार बाँटता चलता हूँ, मुझे कहीं भी मैं तो मतलब मुझे अच्छा लगता है सब मुझे ये भी नहीं है कि मेरे को 10-20 लोग सुने तब मैं सुनाऊँगा, मुझे एक आदमी कहीं हम टहल रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, कोई दोस्त है, कोई मिल गया, बातें हो रही हैं, उसी को सुना दूँगा। मेरे को भीड़ से भी मतलब नहीं है। मुझे कोई ऐसा अट्रैक्शन नहीं है लोगों को लेके। बस मुझे तो गाना मेरा कोई सुने, प्यार से सुने, बस मेरे को 1 भी और 100 भी बराबर है। अच्छा, आपने कहा एक भी और 100 भी बराबर हैं आपके लिए। लेकिन कहते हैं ना कि पिता को अपने हर बच्चे से उम्मीद होती है कि मेरा बच्चा कुछ बने। सो जी। उन्होंने कभी आपको डाँटा नहीं कि ये क्या इधर से उधर, कभी गाना, कभी ये, कभी वो हाँ, लेकर के हाँ। घूमता रहता है, अपने अरे! काम पे कॉन्संट्रेट करो, फैमिली हाँ, सँभालो। इसमें तो बड़ा ज़बरदस्त किस्सा मुझे याद आ गया। एक हुँ, बार की बात है, हमारे एक अंकल बस में जिसमें मैं गाना गा रहा था, हुँ, उसी बस में वो बाय चांस आ रहे थे। अब उन्होंने देखा ये लड़का क्या कर रहा है हुँ, और उन्होंने वहां तो कुछ बोले नहीं कि भाई पूरी बस में गूंज रही आवाज, जोर जोर से गा रहा है, ये लोग सुन रहे हैं और ये कैसा पागलपन है। तो उन्होंने पिताजी को आके बताया। हुँ, बता तो बड़ी खुशी से रहे थे वो, कह रहे कि भाई पिताजी का नाम लेके उन्होंने बोला, भाई दिलबाग सिंह, हुँ, तुम्हारे लड़के ने तो बस अधर उठा रखी थी, क्या गा रहा था, पूरी बस सुन रही थी चुपचाप इसको, बस में गाना बड़ा अच्छा गाया इसने। तो मेरे पिताजी फौजी थे, उनको एकदम गुस्सा उठ गया कि क्या बसों में कोई गाने की जगह क्या कर रहा था। मैंने कहा ऐसे ही कुछ दोस्तों ने कह दिया, मैं थोड़ा डरते डरते ना बहानेबाजी की है कि मैंने कोई दोस्तों ने कह दिया था, बैठे थे वो कह रहे गाना सुना दे, तो मैंने थोड़ा खुल के गा दिया। तो हुँ, कह रहे कोई पागल पागल हो रहा है क्या, कोई लड़ने लग जाएगा, ऐसे ऐसे थोड़ी कहीं भी गाना गाया जाता है, उसके लिए जगह होती है प्रॉपर, वहां पे स्टेज पे गाया जाता है, हुँ, तरीके से गाया जाता है, ऐसे क्यों गाना गाया तूने, ऐसे क्यों गाता है। हुँ, मैंने कहा बस वो आदत सी पड़ी हुई है, कहीं और दोस्त वगैरह बोल देते हैं, अपने शुरू कर देते हैं। तो पिताजी ने सोचा पड़ा रहने दो, पागल हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा करता है, इसकी मर्जी है। माँ बाप भी क्या कर सकते हैं। ये तो एक्चुअली मेरा ये मानना है मैडम कि भगत सिंह जो शहीद हुए देश के लिए, या महात्मा बुद्ध ने महल छोड़ा, अगर वो अपने पापा से पूछ के जाते तो उन्हें जाने नहीं देते। आपने सुना होगा महात्मा बुद्ध भी जब गए थे तो अपनी बीवी को, जसोधरा को और एक दिन के राहुल को छोड़ के चले गए थे महल में सोते हुए, महात्मा हुँ, बुद्ध गए थे। हुँ। तो हमारा काम इसी तरह का है, ये पागलपन है, ये हमें खुद नहीं पता हमारी मंजिल कहाँ है। लेकिन आज के समय में एज हम्म, प्रेजेंट जैसा आप दुनिया में जी रहे हैं, वहां पे क्या छोड़ करके जाना और फिर उसके बाद सत्यता की खोज करना, अपनी पहचान करना, ये पॉसिबल है? एक्चुअली मैडम ये जैसे ये इसमें वक्त वक्त की बात है, ये उस जमाने में उस समय इस तरह से उन्होंने सोचा, तो हम्म, उन्हें खुद नहीं पता था कि भाई पहले वो, आपको पता होगा उन्होंने कई तरह की तपस्या की भगवान को पाने की। हम्म, उन्होंने कई गुरु बनाए जब वो महल छोड़ के गए थे महात्मा बुद्ध जी। हम्म, तो उन्होंने और उन्होंने सारे नियम का पालन किया कि भगवान को पाने के लिए क्या तरीका है। उन्होंने सारे तरीके से उन अलग-अलग गुरुओं से उन्होंने शिक्षा ली और उन्होंने उस पे अमल किया और सच्चे मन से उन्होंने किया। और जब उन्होंने वो पूरा नियम से पूरा अपना प्रण पूरा कर दिखाया, हम्म, तो उन्होंने कहा जी भगवान तो नहीं मिले। तो उन्होंने कहा जी हमें तो इतनी ही जानकारी थी। पहले गुरु ने बोला
कि भाई मैं तो इतना ही जानता था भगवान ऐसे मिल सकते हैं और तुमने तो करके भी दिखाया, अब मैं माफी चाहूंगा भाई, तुम्हें मैं आगे कुछ नहीं बता सकता। ऐसे 2-3 मिले उन्हें। तो ऐसे ही तो मतलब होता क्या है ना कि बाद में वो पहले आदमी थे जो महल छोड़ के गए थे और सत्य की खोज में, और अपना एक दिन का नवजात बच्चा भी छोड़ के गए और बीवी को सोते हुए छोड़ के गए। तो शुरू वाले को तो कीमत चुकानी पड़ती है, बाद में उनको बीच में वो भूखे भी रहे। सुजाता नाम की एक जो आदिवासी लड़की थी, उसने खीर खिलाई, जब जाके उनको चक्कर आगे गिर गए थे, आपको पता होगा। तो बिल्कुल। महात्मा बुद्ध को चक्कर आ गए थे, वो भूखे रह के सोच रहे थे भगवान मिल जाएंगे, और वो चक्कर आके गिर गए, कमजोरी इतनी आ गई थी। तो सुजाता नाम की एक वो थी आदिवासी लड़की, उसने उनको खीर खिलाई। जब उनके जान में जान आई, तब उन्हें एहसास हुआ कि ये इसमें भूखा रहने से भी भगवान नहीं मिलने, जान है तो जहान है, तो तपस्या करने के लिए तो कुछ खाते पीते भी रहना पड़ेगा। तो उन्हें महात्मा बुद्ध को ये रियलाइज हुआ। अब इसमें एक चीज और है, बड़ी इंटरेस्टिंग है मैडम, कि ओशो, ओशो का नाम सुना होगा आपने, आचार्य रजनीश। उन्होंने एक बात कही थी कि महात्मा बुद्ध को तो ये पता लग गया था महल छोड़ करके, महल में रहते हुए उन्होंने जान लिया था कि जगत मिथ्या है, ये महल, ये ठाठ बाट, ये सब यही रह जाएंगे, एक दिन हम मर जाएंगे। बीमार हो जाते हैं तो सब बेकार हो जाता है, बूढ़े हो जाते हैं तो हम मजा नहीं ले पाते, जो फैसिलिटीज हैं, जो सारा भौतिक सुखों का हम मजा नहीं ले पाते। जब हम बीमार, बूढ़े या मर जाते हैं तो सब कुछ ही छूट जाता है, यहीं रह जाता है। तो महात्मा बुद्ध को ये एहसास हुआ कि जगत मिथ्या है, ईश्वर को प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए कार्य करना चाहिए। बिल्कुल। अब ओशो ये बोलते हैं कि महात्मा बुद्ध को तो पता लग गया था, ठीक है वो राजा के लड़के थे, पर कबीर दास को कैसे पता लगा? कबीर दास तो एक वो थे, अनपढ़ थे, और वो सूत काट करके अपना गुजारा करते थे। उनको कैसे पता लगा कि भाई जगत मिथ्या है? फिर राजा के लड़के को तो पता लग गया ये सब बकवास है, कुछ नहीं है, ये सब भौतिक सुखों में कुछ नहीं रखा है, ये अंदर आत्मीय सुख नहीं है, ये बाहरी सुख है। पर इसको कबीरदास को कैसे पता लगा? तो कबीरदास को पता लगा एक अवेयरनेस से, उसके अंदर एक चेतना थी, उसके अंदर एक मतलब उसने सहज ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ, सहज तौर पे उन्होंने जीवन को समझ लिया था, आत्मज्ञान उन्हें सहज हो गया था। वो क्योंकि चौक पे खुला बोलते थे, खुल के बोलते थे, चौक पे जो मन में आता था दिल से बोलते थे। और आपको एक और एक कबीर दास जी से एक मेरा एक कनेक्शन ये बनता है। एक बार की बात है, मैं कबीर साहब के कुछ एक आध दोहे भी बोल देता था बस में लोगों को जागरूक करने के लिए। तो देखा कि कबीर दास जी का 28 जून को मेरा जन्मदिन है, एक बार कबीर जयंती 28 तारीख को अच्छा, ये बड़ा कोइंसिडेंट है। कबीर दास जी का मतलब 28 जून को मेरा जन्मदिन है, और वो कबीर जयंती भी उस दिन होगी थी। और असल में कबीर साहब वाला काम, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, जो आपने सुना होगा, इतिहास स्वयं को दोहराता है। तो कहीं कभी जैसे कबीर दास ने जो प्रैक्टिस की थी पब्लिक में, वो वाली प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ इस युग में। कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जो आप उनसे रिलेट कर रहे हैं? हाँ, ये वो रिलेट करने वाली जो है, जैसे आपने सुना होगा काशी से जो कबीर चौरा एक जगह थी जहां पे वो चौक पे बोलते थे, आपने सुना होगा, बाजार में कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो वो एक कबीर चौरा एक जगह है बनारस में, बनारस के जो वो थे, बनारस नरेश थे, वो राजा थे बनारस के, गंगा जी के उस पार। हम गए भी हैं, मेरे पिताजी और मैं और मेरी बुआ जी वो जगह भी देख के आए। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी मकान उनके साथ वाली गली में, कबीर दास जी के। तो हम उधर गए थे काशी में। तो वहां पे वो कबीर दास चौक पे खड़े होकर बोलते थे। उस जमाने में जैसे काम धंधे जाने वाले जो अपने अपने टेक्निकल काम है, जो बढ़ई का काम कर रहा है, मोची का कर रहा है, सुनार की दुकान है, या फिर कोई और लोहार की दुकान है, या कोई कपड़े की दुकान है, जिसकी भी सिटी में, काशी शहर में जिनकी भी दुकानें थी, अपनी दुकानों पे काम धंधे जाने वाले मजदूर अपने रास्ते जा रहे हैं, तो अपने काम जाने वाले लोग रुक कर से सुनते थे कबीर दास कुछ कह रहा है। तो वो कबीर दास को जो सुनते थे, वो चौक पे खड़े होकर बोलते थे, और वो लोग जाते थे, पैदल जाते थे। अब वो ऑडियंस जो थी, अब ऑडियंस और जो भी है प्रैक्टिस ऑडियंस के बीच में ही होती है, कुछ काम ऐसे होते हैं।
तो कबीर दास की ऑडियंस जो है ना, आज बसों में बैठ के चली जाती है। चौक कौन से? चौराहे, रेड लाइट्स। रेड लाइट्स पे बसें रुकती हैं। पहले बसों जैसा साधन नहीं था कबीर दास के जमाने में। अब वही ऑडियंस है। अगर कोई आदमी कबीर दास की तरह जागरूक करना चाहता है समाज को, उसको बसों में पकड़नी पड़ेगी वो ऑडियंस। और बसों में सब तरह की ऑडियंस। अब मैं बोलता भी था कि ना तो तुम भाग सकते हो ना मैं भाग सकता हूं। जाम भी लगा हुआ है, बारिश भी हो रही है, बस में तुम भी फंस गए हो, मैं गलत हुआ तो मैं मरा, तुम गलत हुए तो तुम्हें झेलना पड़ूंगा मैं। ऐसा चैलेंज रहता था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो ये इस तरह की प्रैक्टिस है। तो ये आपको लगता है कि आपको कबीर जी से हाँ, relate कबीर करना दास है जी। और कहीं ना कहीं आप उनसे इंस्पायर होते हैं। हाँ, आपने कबीर जी का भी बताया, आपने महात्मा बुद्ध का भी, महात्मा बुद्ध का बताया, आपने ओशो का ओशो भी का भी बताया। बोला। हाँ तो ये सारी चीजें मिल करके आपके अंदर आ रही हैं, आपको ये लग रहा हाँ है। हाँ। ओशो की कौन सी चीज बहुत ज्यादा आपको भाती है? ओशो का जो बेबाकी है, जो उनके जो बोलने का तरीका है, उनका जो एक्सप्रेस करने का तरीका है, बात कहने का तरीका है, जो आत्मविश्वास है उनके अंदर, वही बताता है कि वो क्या चीज है। हमारा जो बोलने का फ्लो होता है ना, वही बताता है कि हम असल में क्या है। नजर मिला के बात करना, आंखें खोल के बात करना, तो ये ऐसे नहीं कर पाएगा। चोर होगा जो नहीं बोलेगा ऐसे। जिसके अंदर सच्चाई होगी वही तो बात करेगा। जो आपके लिए वाकई भले की बात कर रहा है, वो आपसे नजर मिलाएगा, आपको महसूस कराएगा कि मैं आपकी मदद करूंगा, हो सकेगा तो ये जज्बा है ना, ये लंबी प्रैक्टिस। ये कहते हैं ना, सांच को आंच नहीं। तो आप क्या भगवान रक्षा करता है। मेडिटेशन की तरफ जाते हैं? हाँ, मेडिटेशन, मैंने सेल्फ रियलाइजेशन वाली चीज को मैं चाहता था, और ये लॉकडाउन लगा। मुझे तो ऐसा लगता है लॉकडाउन में परेशान होने वाले हुए होंगे, मेरे लिए लॉकडाउन लगा क्योंकि मैं यूनिक सोचता था। मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि भाई मुझे मौका मिले, मैं कभी मेडिटेशन कर सकूं, ओशो को सुन सकूं। फुर्सत ही नहीं मिल रही है भाग दौड़ में। और वो 1.5 साल के लिए पूरी दुनिया रुक गई और मैं अपने घर में आराम से सब चीजों से फ्री होके मेडिटेशन करने लगा। और मैंने काफी चीजें समझी, बहुत सारी चीजें। और इसमें ऋषि मुनियों ने एक बात कही है कि लख है तो बके मत। मतलब जो आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, एक आदमी दूसरे आदमी से हजारों साल का अंतर भी होता है, जन्म जन्म का अंतर भी होता है। हर एक आदमी को बताई नहीं जाती कि अनुभव कैसा था आध्यात्मिक। कहते हैं इसमें दो तरह की कंडीशन होती हैं कि ईश्वर तक पहुंचने में किसी के पास तो 100 में से 99 रुपए हैं, किसी के पास 1 रुपया है। उसको तो 99 जोड़ने अभी, और उसको एक ही जोड़ने में वो पहुंच जाएगा। किसी ने तो अभी 100 जन्म लेने बाकी हैं, कर्म ऐसे रहे हैं कि उसे अभी 100 जन्म लेने पड़ेंगे। किसी का आखिरी जन्म हो सकता है, और वो आखिरी वाला तो दूसरों को भी पार ले जाएगा, जैसे राजा हरिश्चंद्र ले गए थे। जिन्होंने उसके साथ जुल्म भी किए वो भी पार उतर गए थे, कहते हैं। तो ये चीज है, मैं इन चीजों में बहुत बिलीव करता हूँ। और जब मैं ऐसी बातें करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि काश ऐसी चीजों से हमारा सच में कनेक्शन हो। हम बात तो कर रहे हैं, क्या क्या वो एक रूहानी चीज हमें भी मिलेगी थोड़ी सी, जिससे हम किसी को कुछ दे पाए, एहसास दे पाए। और ये शायद संगीत से भी ऊपर की चीज है। जिस संगीत, मुझे गर्व इस बात का है कि संगीत एक बहाना मिला लोगों से कम्युनिकेट करने का, दिल से जुड़ने का। मैं तो इसे माध्यम मानता हूँ, संगीत को मैं अपने आप में पूरा नहीं जब मानता। आपने संगीत को लिखना शुरू किया, तो संगीत जब लिखा जाता है तो क्या वो फीलिंग डाली जाती है कि आप मतलब दर्द में हैं, तो आप दर्द से गुजर रहे होंगे तो आप वैसे ही गाने लिखें, या आप खुशी के समय मतलब लव में है, प्यार में है, तो आप उस तरह के गाने लिखें, या आपको सिचुएशन दे लिखनी दी जाए तो हाँ, या आपको मैंने बोला कि नहीं मुझे तो अब इस फिल्म के लिए ये गाना चाहिए, तो ठीक है। फिर आप वो उसके लिए क्या करते हैं लिखने के लिए? अच्छा, इसमें होता क्या है मैम, इसमें जो तुकबंदी बोलते हैं इसे, फिल्मों में जो गीत लिखे जाते हैं, राइमिंग तुकबंदी बनाई जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो मास्टरपीस है उनके पीछे बड़ी घटनाएं होती हैं, जो अमर गीत हैं उनके पीछे बड़े किस्से भी होते हैं। कोई भी चीज है, शब्द ब्रह्मा है, आपने सुना होगा, शब्द ब्रह्म है। तो अच्छे शब्दों का जुड़ना बड़ा मुश्किल है, बहुत बड़ी घटना होती है।
जो अच्छे शब्द आपस में मिलते हैं ना, देखिए डिक्शनरी में तो भरे पड़े हैं, वो निकल के आते हैं जब गीत बनता है, बहुत अच्छे विचार बनते हैं, बहुत अच्छे भजन बनते हैं, तो वो वहां से निकल के आते हैं, चीज तो वही है। उनसे एक ही मिट्टी है, एक ही मिट्टी मूर्ति बना रही है, एक ही घड़ा बना रही है, एक मूर्ति पूजी जा रही है, एक घड़ा तोड़ दिया जाता है, टूट जाता है। तो ये फर्क है। तो शब्दों का अलग अलग इसमें कंडीशन होती है, या तो आप सिचुएशनली लिख रहे हैं तो सिचुएशन पे तुकबंदी करें, तो एक चलता हुआ गाना बनेगा, चालू गाना, काम चलाऊ। पर अमर कृतियां तो कोई आपको नेचर को देख रहे हैं आप, कोई इंस्पिरेशन मिलेगी, दो लाइनें एक शायरी आपकी जुबान पे आ गई, फिर उसको आप विस्तार दे दें और उसमें शब्द और जोड़ते चले जाएं, तो ये इस तरह से भी बनते हैं। गीतों के अलग अलग वो है, या तो मतलब जितने आसानी से आप बना लेंगे ना गीत को, वो उतना ही मतलब गाना उतना ही चलेगा नहीं। तो हर तरह से फिटेस्ट टू बी सर्वाइव, जो गाना हर तरह से फिट है, जो गाना बहुत अच्छे से बना बना होगा, गढ़ा गया होगा, और जिसके पीछे बहुत सारे करेक्शन हुई होंगी। आपने सुना होगा ये जो जब प्यार किया तो डरना क्या, इसे शकील बदायूनी जी ने लिखा था। शकील बदायूनी जो बहुत बड़े हिंदी सिनेमा के गीतकार थे, उन्होंने लिखा था मुगले आजम को, 250 बार करेक्शन हुआ था मुगले आजम का वो गीत। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया है चोरी नहीं की, प्यार किया है चोरी नहीं की, घुट घुट आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। ये बड़ा ही प्यार किया तो डरना क्या पे ऐसा गीत कभी नहीं बना था उससे पहले। आज भी वो गाना बहुत कुछ कहता है, फिर से सुन लो। अब मैं गाऊंगा मान लो अभी तो फिर से किसी को ध्यान चला जाएगा, यार सुने क्या बात कही है, इतनी तगड़ी बातें कह के चले गए कहने वाले, उनको बार बार समझने की जरूरत है। हम बात जाते हैं ग्रंथों पे जाते हैं, हजारों साल पहले के ग्रंथों पे जाते हैं, हम उन्हें उन्हें लागू करना चाहते हैं। अरे भाई थोड़ा पीछे जो पिताजी की बातें, तो दादा पिताजी की तो बातें अमल में ला लें। धर्म के लायक बनना पड़ता है, धर्म बहुत बड़ी चीज है, ये धर्म ग्रंथ बहुत बड़ी चीज है, उसके लिए पहले अच्छे इंसान तो बने। ये तो हमारे सराउंडिंग वातावरण से होगा ना, बड़ों की इज्जत करके मिलेगा। हम उस लायक पुराने जो जो बड़े हुए हैं, जो योग्य लोग थे, उनकी शिक्षाओं को तो पहले अमल में लाएं। तो धर्म तो बहुत बड़ी चीज का नाम है ना। हम धर्मों की बातें सीधे सीधे लड़ने लग जाएं तो कोई, ये तो जंगल राज आ जाएगा, हमारे शांति का क्या होगा हमारी दुनिया की। तो मैं शांति के लिए भी काम कर रहा हूँ एक तरह से, तो विश्व शांति के लिए कुछ मैं योगदान दे पाऊँ, मेरी कोशिश है, देखते हैं कहाँ तक पहुंचेंगे। आगे तक जाएंगे आप, क्योंकि आपकी सोच अच्छी है, आपकी विचारधाराएं अच्छी हैं कि मतलब आपकी बातों से ये लगता है कि व्यक्ति के लिए स्टारडम जो मतलब ये नहीं कि आपको पूरी दुनिया देख रही है, बॉलीवुड में जाएंगे तो ही आप गाएंगे, आपके पास अगर रोड साइड जगह है आप वहां गाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लोग जिनको कला की पहचान होगी वो आएंगे ही आएंगे, वो सुनेंगे ही सुनेंगे। बिल्कुल। सो इस तरह की आपकी सोच है। लेकिन बात करें आपकी फैमिली की, तो फैमिली में आप लोग कितने भाई हैं? हम 3 भाई हैं। और बहन? बहन नहीं है हमारी। अच्छा, तो क्या सारे भाई इसी फील्ड में हैं या सबका अलग अलग फील्ड है? नहीं, हम तीनों भाई अलग अलग हैं। अपने बड़े भाई हैं, वो उनको सामाजिक ज्यादा है, वो गांव में लोगों से मिलना और रिश्तेदारी में आते जाते रहना, गाड़ी लेके चले जाना, उनके मतलब उनको गांव वालों में ज्यादा इंटरेस्ट है। और मुझे जो सभ्य समाज है उसको, आने वाली जनरेशन है उसे गाइड करने में मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है। आने वाली जो दुनिया साइंटिफिक टेम्परामेंट की हो, धर्म को ठीक से समझे आने वाली जनरेशन, कुछ अच्छी आदतें हों, बड़ों की इज्जत करें, इस पे मैं काम करना चाहता हूँ। और पुराने जो चीजें हैं उनसे सीखें, और क्योंकि उनसे बेहतर ओल्ड इज गोल्ड कहा गया, जैसे वो वाकई गोल्ड है, उसको जब तक हम रियलाइज नहीं कराएंगे, उसको सही प्रेजेंटेशन नहीं देंगे, तो वो गोल्ड भी गोल्ड नजर नहीं आता है। तो प्रेजेंटेशन इज द मेन थिंग। एडवर्टाइजिंग में हमें ये सिखाया गया है कि आपने ठीक से पेश कर दिया तो जो कुछ भी नहीं है ना वो भी बिक जाएगा।
अच्छा और ऐसा आप कुछ। प्रेजेंटेशन ठीक नहीं दे पाए तो उसकी बेइज्जती होगी, आपकी भी होगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा और छोटे भाई क्या करते हैं आपके? छोटे भाई राजनीति में हैं। क्या है? वो काफ़ी अलग-अलग पार्टीज़ में उन्हें जाना हुआ, कुछ हालात ऐसे हो गए क्योंकि वो एक अच्छे इंसान थे और वो गलती से राजनीति में चले गए। उन्होंने सोचा कि कुछ भलाई के काम करने के लिए राजनीति में उतरना चाहिए, पावर होगी तो मदद करेंगे। हाँ, ठीक है, उन्होंने कई हज़ार लोगों की मदद की होगी अपने लाइफ़ में, पर वो उनसे जलने वाले बहुत ज़्यादा उन्होंने दुश्मन बना लिए क्योंकि वो बेबाक, वो डरते नहीं थे, वो बब्बर शेर की तरह रहते थे। और उनकी जो उपलब्धियों को देख के लोगों को बर्दाश्त नहीं थे, तो लोगों ने उनके साथ बहुत षड्यंत्र करा उनके साथ और अभी संघर्ष कर रहे हैं और काफ़ी बड़े-बड़े पदों पे रहे वो अब क्या सत्ता किया है? कौन-कौन से पदों पर रहे हैं? पहले वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस में एनएसयूआई प्रेज़िडेंट थे कांग्रेस में, पूरे देश के। फिर यूथ कांग्रेस बने, कांग्रेस प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ के। जो एमएस बिट्टा थे उनके बाद सुरजेवाला बने और फिर हमारे भाई बने डॉक्टर अशोक तंवर। तो बहुत बड़ा पद था और वो इतना खतरनाक पद था, लोगों आग लग गई थी कि ये कहाँ से आ गया, मिडिल क्लास का बंदा इतनी बड़ी पावर इसे कैसे दे दी। उनकी जान को खतरा था और वो जान को खतरा क्या, वो एमएस बिट्टा जी की जो गाड़ी को आतंकवादियों ने उड़ा दिया था, कहते हैं 2 मंजिल तक ऊपर उछल गई थी गाड़ी और जब वो नीचे गिरी तो उनके पैर आज भी रॉड लगी हुई है एमएस बिट्टा जी के पैरों में। तो उन उसी पोस्ट पे थे। हमारी माता जी गुजरी तो वो घर पे भी आए थे, एमएस बिट्टा जी भी साथ में बैठे, सुरजेवाला भी आए थे। तो यहाँ बड़े बड़े लोग इस घर में भी आ चुके हैं, दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत जी ऐसे पदों पे रहे और उनकी शादी जब हुई तो अशोका होटल में हुई। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को मैंने और मेरे पिताजी ने रिसीव किया था और सोनिया जी को। तो ऐसी ऐसी चीजें भी हुई हैं, पर मैं तो वही हूँ क्योंकि मैं ये मानता हूँ। आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप अपने ब्रदर की हेल्प लेकर के आगे बढ़ सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने रोड पे गाना ज्यादा ठीक समझा, आपने बस में गाना ज्यादा हाँ, ठीक समझा। मैं अपनी कमाई में लगा हुआ था एक्चुअली। वो मेरे छोटे भाई हैं, बड़े आदमी बन गए, ठीक है, मेरे छोटे भाई हैं। मैंने वो मुझे कुछ देता है तो उसकी मर्जी है, मुझे उससे कुछ मांगना नहीं है। बड़े भाई का आशीर्वाद उनको रहे। अब वो पॉलिटिक्स करते हैं, उनको उनके प्रचार के लिए मैं जाता हूँ जब भी जरूरत होती है। अभी मैं बीजेपी से उनको टिकट मिला था, मोदी जी ने टिकट दिया तो मैं बीजेपी का अपना लगा के सब पटका वगैरह खूब मैं नारे लगाता हुआ। हाँ, तो प्रचार मैंने खूब किया, बीजेपी का प्रचार मैंने किया 2024 में। तो आप बता रहे थे कि आपके जो ब्रदर हैं उनका राजनीति में योगदान है, लेकिन आपने कभी उसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं की कि हाँ चलो मेरा भाई है तो एडवांटेज ले लूं मैं, आगे बॉलीवुड में या कहीं ऐसी जगह पे एंट्री कर लूं? हाँ, एक आध बार बात हुई मेरी कि भाई मेरा तो इंटरेस्ट इस चीज में है, देख लेना भाई कुछ होता हो तो फिर उन्होंने कहा अभी ये बाद में देखेंगे, अभी तो थोड़ा पॉलिटिक्स का ही चल रहा है। तो उन्हें शायद यूं लगता होगा कि अभी इन्होंने फॉर्मल ट्रेनिंग भी नहीं ले रखी, प्रोफेशनलिज्म इनके अंदर इतना है नहीं है, वैसे दिल के अच्छे हैं, गाते हैं, शौक है। उन्हें भी थोड़ा लगा होगा भाई अभी शायद ये उस तरह की तैयारी इनकी नहीं है, क्या फायदा अपना, ठीक है, अपना घर में अब यहाँ पे रह रहे हैं, मम्मी पापा के पास रहते हैं, बच्चे अपने आराम से पढ़ रहे हैं और अपनी लाइफ अच्छी सेटल है इनकी यहाँ पे। वहाँ पता नहीं क्या परेशानी आए, ऐसी जरूरत तो है नहीं। बाकी मैं बैठा हूँ, शायद भाई ने यही सोचा होगा और वो हेल्प करते हैं, जो भी कभी जरूरत पड़ती है और कामों में हेल्प करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ही अच्छे। भगवान ऐसा भाई सबको दे। मदद करते हैं आपकी हाँ, पूरी? बिल्कुल, पूरी मदद करते हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं, सम्मान करते हैं। आते हैं मिलने, आते हैं आपसे? आते हैं, आप गाड़ी में आते हैं, बड़ी गाड़ी का सिक्योरिटी वगैरह सब आती है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया आपके अंदर गाने की चाह है, तो गाना क्या आपके पिता को पसंद था या माँ को? कहाँ से आपको लगा कि हाँ, मुझे गाने गाते रहना चाहिए? मेरी मदर भजन गाती थी, मेरी मदर भजन गाती थी, जैसे महिलाएँ गाती अच्छा, हैं भजन सब। गाती थी तो क्योंकि हाँ, आपकी मम्मी हरियाणा से थी, हाँ। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हरियाणवी लोकगीत ही होगा। तो आपने कभी हरियाणवी म्यूज़िक की तरफ अपना ध्यान नहीं केंद्रित किया कि आप हिंदी गाने की जगह हरियाणवी गानों की तरफ जाएँ?
हाँ, ये एक्चुअली क्या है मैडम, मेरा इरादा ये था कि बाद में पहले मैं हिंदी को तो समझ लूँ, क्योंकि मेरे वो हरियाणा वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी 90s के दौर में, ये लठमार भाषा थी, लोग डरते थे इससे। लोग बिदकते थे कि अरे भागो यार, ये तो जाट आ गया या हरियाणवी, कितनी कैसे बोल रहा है। कई लोगों को तू तड़ाक पसंद नहीं, और हमारी लैंग्वेज में तो बात ही तू से शुरू होती थी। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगती थी। मैंने कहा लेकिन इससे उसमें भी रागिनी होता है, रागिनी में हाँ, रागनियों में फिर मैं बता रहा हूँ ना आपको कि गाने का जब मुझे शौक लगा, लोगों को पता लगा अच्छी आवाज़ है, तो मुझे ऑफ़र आया कि भई रागनियों में तुम्हारी बात चलाएँ किसी से। हाँ, क्योंकि आपकी रागनी आवाज वगैरह। रागिनी के हाँ, हिसाब से परफेक्ट है। हाँ, पर मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि जो मदर टंग का जो असर आ रहा है वो बहुत बुरा लग रहा है। हिंदी गानों में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा। मैं किशोर कुमार तक पहुंचना चाह रहा था, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार को समझना चाह रहा था, और देश लेवल पे पहले मेरी लैंग्वेज तो कहीं नहीं जानी थी। मुझे ये था कि बाद में मैं हरियाणा के लिए भी करूंगा, पहले मैं देश में तो मशहूर हो जाऊं हिंदी में, क्योंकि वो सीखने की चीज तो वो थी, हरियाणवी तो मुझे आती थी। फिर यूं ना हो कि कुएं का मेंढक रह जाए कुएं में ही। पहले देश को जाने ना, अपने देश, हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है, उसको तो क्लियर कर लें बोलने चालने में। तो उस पे मैंने बहुत मेहनत करनी पड़ी, और मैंने देखा है लोग आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, बड़े-बड़े नेता बन जाते हैं, पर मदर टंग छूटती नहीं, कई बार वो आ ही जाती है। हाँ, आप जहाँ से बिलॉन्ग कर रहे हैं हाँ, वो चीज़ आपके मतलब कहते हैं ना आपके शब्दों में हाँ। या बहुत ज़्यादा नहीं तो हल्का बहुत कहीं न कहीं आपको अभी पता भी आ रहा चला है क्या? जाता है। अभी आ रहा है क्या आपको? नहीं, नहीं। हाँ, देखिए अब नहीं आ रहा है, तो ये मेरी 20-30 साल की मेहनत है। ये थोड़ी बहुत नहीं है। हुँ, बहुत ही बारीकी से चीज़ों को कहना, शय को शय बोलना, श को च को स बोल देते हैं। हुँ, उत्तराखंड के लोग और हरियाणा के च को फिसला देते हैं, स बोल देते हैं स, हुँ। और ज को ज़ बोल देते हैं, श को स, हैं? स को श शब्दों का बोल देते फ़र्क हैं। हो हाँ, जाता है। शब्दों का मतलब ये थोड़ा तो बहुत, आपने कभी कुछ इससे बहुत फ़र्क मतलब पड़ आपको जाता है। लगा कि हरियाणवी गीत की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए? हाँ, हरियाणवी में कुछ था नहीं, हम ही लाते। मैं किशोर साहब के गानों को हरियाणवी में गा देता मैं उसके लिए भी मैं सोचता था हुँ। कि किशोर साहब के गाने उसी टोन में, उसी अंदाज में अगर हरियाणवी में हो तो लोग कहेंगे ये कैसे हुआ? अच्छा, कोई एक गाना कर सकते हैं मिरेकल आप? हो जाता हूँ मैं आप उस। कुछ अभी कुछ कर सकते हैं ऐसा कि आप उनके गाने को हरियाणवी टोन में गा के सुना दें? हाँ, हाँ, मतलब थोड़ा-सा एक आध बार मज़ाक में मैंने यार दोस्तों में भी करा है कि एक गाना आपने सुना होगा दाग फ़िल्म का, हुँ, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूँ, बहुत सुना। राजेश खन्ना जी का गाना है। हुँ। उसको अगर किशोर साहब हरियाणवी में गाते तो कैसे गाते? मेरे दिल में आज कैसे तू कब है तो मैं बता दूं, मेरे दिल में आज कैसे तू कब है तो मैं बता दूं, तेरी जुल्फ फेर संवारूं, तेरी मांग फेर सजा दूं, मेरे दिल में आज कैसे तू कब है तो मैं बता दूं। बहुत खूब। थैंक यू। अच्छा अगर हम कुछ डिफरेंट सुने, डिफरेंट फ्लेवर सुने, तो आपने कुछ कभी लिखा? डिफरेंट मीन्स मतलब किस तरह मतलब का? कि कुछ नया गाना हाँ, मैंने हरियाणवी? खुद के गाने लिखे हुए हैं, उनका एक आध एल्बम जो मैंने बनाई थी, बताया था हुँ, ना। हुँ। तो मैंने एल्बम बनाई, वो नखरे दिखाना छोड़ दे, वो एक सिचुएशनली बनाई थी कि कोई लड़की है नखरे में रहती है, उसको क्या कह सकता है आशिक हुँ। छेड़छाड़ के लिए। तो 90s में उस तरह के गाने आने शुरू हो गए थे। मेरे कॉलेज की एक लड़की है जन्नत की वो नहीं, इस हुँ, तरह हुँ, के हुँ, ना, हुँ। जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है। तो छेड़छाड़ वाले ना जिस तरह के होते हैं, नोक झोंक वाले, तो उस तरह का गाना मैंने देखा कि क्या उस दिन दलेर मेहंदी फेमस थे, तो मैंने कहा दलेर मेहंदी के थोड़ा उनका अंदाज लाया जाए। तो होता क्या है कि नए सिंगर को पुराने सिंगर का टच लेके कुछ नई आवाज बनानी होती है, एक जिम्मेदारी होती है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने 7 गानों को 7 गायकों से टच करके अपनी आवाज को बदल बदल के मैंने गाया। अच्छा। एक हिमेश रेशमिया के स्टाइल में मैंने अपनी आवाज को डेवलप किया था। किशोर साहब अगर हिमेश रेशमिया के स्टाइल से गाते तो कैसे गाते, उदित नारायण की तरह गाते तो कैसे गाते,
और मतलब किशोर साहब अपने आप गाते किसी गाने को तो कैसे गाते, और दलेर मेहंदी के स्टाइल से गाते तो कैसे गाते। हम दलेर मेहंदी वाला सुनना हाँ, चाहते दलेर हैं। मेहंदी वाले स्टाइल से वो एक गाना था, आपको लगेगा थोड़ा दलेर मेहंदी की झलक आएगी और किशोर साहब वाला बेस होगा। तो हम हमेशा ये हुआ है, क्योंकि एक शैलेंद्र गायक थे, आपने सुना होगा शैलेंद्र, जिन्होंने बॉबी फिल्म के गाने गाए थे। प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर, मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह, ये इस तरह का। तो वो मुकेश और किशोर साहब के बेस से था, वो इस तरह की आवाज बनी थी। तो दलेर मेहंदी वाले स्टाइल से जो किशोर साहब अगर गाते तो कैसे गाते। नखरे दिखाना ऐसे मुस्कुराना जादू चलाना छोड़ दे, ओ नखरे दिखाना ऐसे मुस्कुराना जादू चलाना छोड़ दे, बिजली गिराना दिल को जलाना सबको लुभाना छोड़ दे, ओ नखरे दिखाना ऐसे मुस्कुराना जादू चलाना छोड़ दे। देखे होंगे तूने लाखों दीवाने, मैंने भी तो देखे हैं जमाने, देखे होंगे तूने लाखों दीवाने, मैंने भी तो देखे हैं जमाने, लंबी लंबी काली काली रातें तन्हा बिताना छोड़ दे, हो नखरे दिखाना ऐसे मुस्कुराना जादू चलाना छोड़ दे। इस तरह का म्यूजिक भी था, पूरा म्यूजिक के साथ बनाया गया था। ये मेरी एल्बम का है जो कभी रिलीज ही नहीं हो पाया। तो आपने अब सोचा नहीं कि आप उसे रिलीज करें? हाँ, इंतजार में है कोई समझने वाले मिलेंगे जो मुझ पर पैसा लगा सके, क्योंकि हमारे साथ तो, मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम रही है, कहते हैं ना दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी, सच है दुनिया वालों हम है नारी। लेकिन एक ऑप्शन ये भी है कि आप इन गानों को यूट्यूब पे निकालें तो क्या पता वैसे ही आपको रीच तो कर फिर प्रॉपर म्यूजिक बनाना पड़ेगा। अभी क्या है, घर की जिम्मेदारियां हैं, खर्चे उर्चे काफी रहते हैं, तो थोड़ा हाथ खुलेगा तो मैं कोशिश करूंगा। पर एक जब जवानी थी, जब एज थी 20-30 की, जब पता नहीं क्या कर देते अगर सही निकल जाता। अब उस तरह से नहीं, अब हम एक पिता की तरह सोचते हैं, एक बड़े एक सीनियर आदमी की तरह सोचते हैं, जिन्होंने एक लंबा अनुभव रहा है एक लोगों के बीच में ढंग से रहने का। तो अब हमारे जिम्मेदारियां दूसरी तरह की हैं। अब उस तरह से हम उतना वो नहीं है। पहले हम पता नहीं क्या दिखाना सोचते थे, भाई जवानी में एक जोश होता है ना, वो उस तरह का। हालांकि वो ठीक है, जवानी हमारे अंदर, हम अभी भी अपने आप को मैं बुरा नहीं मानता, पर एक सोच में थोड़ा फर्क आता है, एक जिम्मेदारियां आ जाती है, एज भी तो कोई जिम्मेदारी देती है ना, तो वो बात है। तो अभी इतना मेरे को वो एक्साइटमेंट नहीं है कि भाई मैं सिंगर बन जाऊं, मैं कहीं कुछ मेरे को रास्ता मिल जाए। हाँ ठीक है, धीरे धीरे कुछ चीजें आसानी से होती होंगी और समझने वाले लोग मिल जाएं तो कोई हो जाएगा, इतना बड़ा काम भी नहीं है, मतलब बना आप इस लेंगे। उम्मीद में बैठे कि कोई तो ऐसा आए जो आपकी मदद करे। हाँ बस वही है, मतलब कोई जिनको लगेगा कि भाई हाँ इन पे हम पैसा लगा सकते हैं, इनमें वो पोटेंशियल है और इनको आगे बढ़ाया जाए, तो मैं तैयार हूँ, मेहनत करेंगे और बना लेंगे चीजें। पर ये है कि उस पे पैसा लगाना पड़ता है, म्यूजिक प्रॉपर म्यूजिक के साथ, तो सर स्टूडियो रिकॉर्डिंग अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। हाँ, इस सिचुएशन में है बिल्कुल कि आप सिर्फ ये नहीं कि हाँ कमाया और आपने इन्वेस्टमेंट कर दी कि अब मुझे एक होता है ना, आदमी रिस्क लेने की कंडीशन में होता है तो रिस्क लेता है। जैसे पंजाब के सिंगर होते थे, कहते हैं ना पंजाब में ट्रक भर भर के सिंगर मिलते हैं, तो वहां पे गली गली में सिंगर है, तो वो अपनी जमीन बेच करके एल्बम लॉन्च करते थे। अब विदेश में जाते थे तो भी अपनी जमीन बेच के चले जाते थे। तो उनके पास खेत वेत बेचने के लिए तैयार है। इतना मैं दांव नहीं खेलना चाहता, चीजें जमीन खेत अपनी जगह रहना चाहिए, जमीन अपनी जगह रहना चाहिए, और हमें समझने वाला कोई, जब हम पे कोई पैसे लगाने वाला ही नहीं है तो ऐसे गायक बन के क्या करेंगे। इसका मतलब हमारे अंदर कोई, कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का, अगर हमारे इरादे इसका मतलब ठीक नहीं है, पता नहीं किसकी बेइज्जती करने के लिए गायक बनना चाहते हैं हम,
अपना मकान बेच रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं, फिर गायक बनेंगे। हो सकता है हम बदतमीजी करते पाए जाएं, एक टाइम के बाद जैसे कामयाबी मिलती है तो दिमाग खराब होता है ना, तो वो होता ही है। आप देखोगे जितने भी मतलब आप सिंगर हैं। म्यूजिक की वजह से रुके हाँ हैं, अब मतलब ये है कि चीजें म्यूजिक मतलब वगैरह बन जाए तो आप हाँ चीजें लॉन्च करने की कोई हेल्प करें। हाँ, मेरा ये मानना है मैडम, जैसे तानसेन था, तानसेन था तो तानसेन को अकबर ने प्रमोट किया ना। हम्म। तानसेन अपने आप में तानसेन कुछ थोड़ी था, अकबर ने अपने दरबार में बिठाया तो तानसेन को जगह मिली, 9 रत्नों में स्थान मिला और पूरी दुनिया में आज याद किया जाता है। तो कलाकार को दूसरे जो समझने वाले पैसे वाले प्रमोट करें। कलाकार अपना ही पैसा खुद लगा रहा है तो आप देखोगे वो कुछ बदतमीजियां भी करते पाए जाते हैं। आप सिंगरों को घमंड होता देखते होंगे, कितने सिंगर है वो, उनके स्टेटमेंट बहुत बेकार आती है, कुछ गंदे गाने गाते हैं जो समाज को अच्छे नहीं लगते। तो वही अब सेल्फ टोन्ड आर्टिस्ट होते हैं ना, जो सेल्फ बिल्ड होते हैं, उनको घमंड हो जाता है कि हम एक समाज में रहते हैं, सामूहिक सहयोग से जो चीज बनती है वो सुंदर बनती है, वो सबके भले की होगी। ये रीजन है। मेरे को अपने उससे वो नहीं है कि मैं, मेरे को कामयाब होने का वो एक अलग वो था, थोड़ा सा मैंने कोशिश की क्योंकि थोड़ा पैसा लगाया था मैंने, वो बर्बाद हो गया था। अब मैं ज्यादा बड़ा नहीं अमाउंट लगाना चाहता था। यही तो, इसी को तो मैडम बोलते हैं समझदारी, यही तो है ना, आगे आदमी समझे चीजों को कि असल में क्या क्या ठीक रहेगा। कई लोग रिस्क ले लेते हैं, कर्जे में डूब जाते हैं, फिर सुसाइड करते हैं, कोई पागल हो जाता है, ये जैसे नहीं। आदमी को ये जीवन बार बार नहीं मिला, इसे समझने की जरूरत है कि जिंदगी आपको कैसे क्या देना चाहती है। उस डेस्टिनी को समझो, अपने भाग्य को देखो, आप कैसा भाग्य आपको किस तरह सपोर्ट कर रहा है। ये यही तो कला है जीने की, कि जिंदगी में जो मिला है उसको समझ के जिए। ये नहीं कि अपना भाग्य लिखने वाले बन जाएं और फिर संघर्ष करें, फिर चिड़चिड़ापन। आपने देखा होगा माइकल जैक्सन था, माइकल जैक्सन कितना नाम कमाया उसने। उसने आखिर में एक बार क्या किया, अपने बच्चे को, वो कितने ऊंचाई से, कितने वो पता नहीं कितनी मंजिल था वो, 150 मंजिल से न्यू लटका दिया एक पैर पकड़ के, छोटे से बच्चे को, 1-2 साल के बच्चे को उल्टा लटका दिया अपने फैन के आगे। ये क्या हरकत थी? वैसे कोई लटकाता है? ऐसा कामयाब होने का क्या फायदा? ऐसा पागलपन कर रहा था वो। कभी वो अपना अपना शरीर स्किन को चेंज करवा रहा है, कभी अपना है? आपने सुना होगा ना। तो ये चीजें हो जाती। आपने अपनी जिंदगी के सारे वो जो पन्ने शायद ही कहीं इतने खोले होंगे जहां जो आज आपने इस चैनल पे इस पॉडकास्ट के माध्यम से खोले हैं और बताया है कि जिंदगी जब हम जीते हैं तो हमें अनुभव मिलता है और वो अनुभव हमें सिखाता है कि आपको अपने एम को कैसे पूरा करना है। आज आप 50 के आसपास हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आपके अंदर एक चाह है कि मेरा गाना जो है वो रिलीज हो जाए, आ जाए। और गाने इतने अच्छे गाते हैं, आपकी आवाज इतनी अच्छी है, लेकिन सिर्फ ये कह देना अरे आवाज आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन आपके लिए खड़ा होना, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं और ऐसा अभी तक आपके साथ हुआ नहीं है ना? बातें चलती हैं, बहुत पैसे वाले बहुत दोस्त हैं, बैठ के बात बात होती है, फिर वो कहीं और बिजी हो जाते हैं, फिर उन्हें कुछ लगता है यार बाद में देख लेंगे, तो कहीं नहीं जा रहे, अपने दोस्त हैं, कभी बुला लेंगे जब हमारे पास पूरा सिस्टम बन जाएगा। वो प्यार तो बहुत दिखता भी है, उनके दिल में प्यार है, पर हो सकता है वो चाहते तो हैं, उतना करने की कंडीशन भी नहीं है। बहुत सारे एंगल है। तो ठीक है, अच्छा है, लोगों को प्यार मिलता रहे। कहते हैं लाइफ एक डेस्टिनी, मतलब एक वो जर्नी है ना। लाइफ एक वो नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं है, जर्नी है। ये चलती रहे, कुछ आशावादी बातें चलती रहे, कुछ अच्छी सी वाइब्स आती रहे, यही जिंदगी, यही सुहाना सफर है। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल, कामयाब होकर कई बार हम मंजिल पे पहुंच के निराश हो सकते हैं कि अरे मैं तो सोच रहा था यहाँ के पता नहीं क्या मिल जाएगा, या कुछ भी नहीं है। और ये आपके साथ हुआ है? हाँ, बहुत लोगों को बहुत बार होता है कि जब इंसान बहुत अलग आ जाता है ना, तो अकेला खड़ा होता है, कहता है यार क्या करूँगा, अकेला यहाँ पे खड़ा होकर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए आपने अपने जीवन के बारे में, अपनी जितनी भी घटनाएं हुई उसके बारे में बखूबी बहुत अच्छे से समझाया। आप अपना समय लेकर यहाँ आए और अपने बारे में हमें बताया एंड इतनी कुछ जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया। मैं तो
बस छोटा सा आदमी हूँ, नॉर्मल, बस खुश रहता हूँ, खुश करना चाहता हूँ लोगों को खुश देख के आपने सुना होगा कि भाई लोग अपने दुख से नहीं दूसरों के सुख से दुखी हैं। मैं ऐसी कोशिश करता हूँ कि लोगों को ये एहसास हो कि मैं लोगों को खुश करना भी चाहता हूँ, उन्हें देखना भी चाहता हूँ। इसी के साथ मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। सभी सुनने वालों को नमस्कार। जाते जाते एक डायलॉग करते जाइए कि जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें, किसी शायर ने कहा है कि जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें, घोंसले वीरान है क्या परिंदे आना छोड़ दें।